ट्वेल्थ की फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट का आज सेकेंड लेक्चर देखेंगे और इसमें हम देखेंगे आज LCR कंपोनेंट सर्किट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें AC में आज देखेंगे आर्टिकल सेकेंड में हमें पढ़ने थे LCR कंपोनेंट। चलिए सबसे पहले R कंपोनेंट देखते हैं। हमारे पास कोई AC सोर्स है, इस AC सोर्स से हमने सिर्फ क्या लगाया है, रेजिस्टेंस, कोई भी रजिस्टर एलिमेंट लगाया है, ठीक है। तो इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया R, और ये इसका जो AC वोल्टेज है उसका AC वोल्टेज हमें दे रखा V0 sin ओमेगा टी। चलिए अगर हम बात करें करंट की, तो देखिए करंट अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू IR, जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा R। तो अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगाएं सीधा तो V इज इक्वल टू क्या होगा IR। तो यहाँ से अगर हम I निकालें तो V अपॉन R। तो देखिए V की वैल्यू हमारे पास है कितनी, V0 साइन ओमेगा टी, और अपॉन में क्या हो गया R। V0 अपॉन R क्या हो गया करंट, देखिए V अपॉन R क्या होगा करंट, तो ये V0 अपॉन R इस क्या होगा I0। तो यहाँ पे जो I की इक्वेशन आ गई वो आ गया I0 साइन ओमेगा टी। अगर हम बात करें कंपेयर करें वो पोटेंशियल को और करंट को, तो इसमें फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। दोनों का जो ट्रेंगल जो फंक्शन है वो भी साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, और इसका भी फेस ओमेगा टी और इसमें भी ओमेगा टी। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो। क्लियर होगी बात। तो ध्यान रखें अगर केवल रेजिस्टिव सर्किट है तो उस केस में क्या होगा, करंट और वोल्टेज का फेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। करंट और वोल्टेज सेम फेज में लाई करेंगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें पीक वैल्यू की, तो पीक वैल्यू अगर करंट की इक्वेशन आई है I इजिकल टू I0 साइन ओमेगा टी, तो इसमें जो पीक वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, I इजिकल टू क्या होगा, I इक्वल होगा V अपॉन R। तो पीक वैल्यू निकालनी तो अगर I0 निकालना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V0 अपॉन R। चलिए फेज डिफरेंस की बात करें तो फाइव, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस दोनों इक्वेशन को हमने देखा है। अगर दोनों इक्वेशन कितनी आई है, V0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पे V एंड I आर सेम फेस, तो दोनों क्या होंगे, V और I क्या होंगे, सेम फेस में होंगे। तो अगर इनका फेसर डायग्राम बनाएं, तो फेसर डायग्राम बनाए तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में क्या होगी करंट होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये कह सकते हैं करंट और वोल्टेज। ऐसे अगर मैं दोबारा से देखिए आपको दिखा दूं, ये देखिए जिस डायरेक्शन में क्या होगा वोल्टेज होगा, किसका, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सिर्फ करंट की। करंट तो हमेशा हम हॉरिजॉन्टल मानेंगे। चलिए तो जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, वोल्टेज की होगी। कौन सा वोल्टेज, जो रेजिस्टेंस के अलोंग हो, और इसी के अलोंग, और जहां वोल्टेज होगा अगर रेजिस्टेंस का वोल्टेज जिसके अलोंग होगा उसी के अलोंग इसका रेजिस्टेंस भी होगा। क्लियर, रेजिस्टेंस तो पीछे पीछे चलेगा, रेजिस्टेंस तो बच्चा हो गया वोल्टेज का। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो उसके इसमें जो रेजिस्टेंस वोल्टेज है वो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ गया होगा, रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के क्या होता है, अलोंग होता है। कह सकते हैं दोनों का फेस क्या होता है, सेम। तो ये क्या हो गया इसका फेसर डायग्राम। अब बात करते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, जेड से इंडिकेट करते हैं इम्पीडेंस को। इम्पीडेंस क्या होगा, टोटल लोड। ठीक है, अगर हम किसी भी सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसको कौन टोटल वो रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं लोड जो क्या करे, अपोज करे, या दिक्कत, टोटल दिक्कत पूरे सर्किट की, उसे क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। मगर फिलहाल रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टिव सर्किट में करंट फ्लो का अपोज सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, रजिस्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा इसमें जेड की वैल्यू सिर्फ किसके इक्वल होगी, आर के। क्लियर, तो यहाँ जेड इजिकल टू क्या होगा इस केस में जेड इजिकल टू होगा आर। चलिए अब तो अगर हम जेड की वैल्यू यहाँ से आर के इक्वल होगा, ये ऐसे भी निकल सकते हैं। आर इजिकल टू होता क्या है, आर इजिकल टू होता है वी अपॉन आई, या तो वी आर एम एस तो अपॉन आर एम एस, या वी नॉट तो या आई नॉट। ठीक है, अगर पीक वैल्यू ले रहे हैं तो इसकी भी पीक, उसका आर एम एस ले रहे हैं तो इसका भी आर एम एस। ठीक है, तो आप एक तो सीधा सा हमें पता है कि रेजिस्टिव सर्किट में जो जेड है वो कितना हो गया, आर हो गया, या हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जेड इजिकल टू होगा वी अपॉन आई। जेड मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो वी नोट अपॉन आई नोट या वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। अगर हम बात करें Z की फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के घटने या बढ़ने से जो AC सर्किट, AC सोर्स है, उस AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इस Z पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव के केस में Z किस पे डिपेंड कर रहा है, Z इक्वल हो रहा है सिर्फ R के। तो प्योर रेजिस्टिव के केस में Z इजिकल टू हो रहा है R, और R फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसे फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर मैं ग्राफ देखूं किसका, Z का, तो वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा, R। जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, आर के। तो ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो प्योर रेजिस्टिव के केस में जेड इक्वल होगा आर के, और आर क्या है, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो अगर ग्राफ देखें फ्रीक्वेंसी में और जेड में किसके लिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर के। नेक्स्ट
तो कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आप डीसी भेजें और एसी भेजें, दोनों एक जैसी हैं उसके लिए। जैसा वो डीसी में काम करता है वैसा ही किस में काम करेगा, एसी में भी वैसा ही काम करेगा। तो कह रहा है ए रेजिस्टेंस प्ले सेम रोल इन एसी एंड डीसी। तो जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम रोल प्ले करता है, चाहे एसी भेजिए उसमें और चाहे डीसी भेजिए। चलिए, बिहेवियर ऑफ डीसी। तो डीसी का जो बिहेवियर है, बिहेवियर इन डीसी, अगर डीसी में बिहेवियर इसका हम देखें तो फॉर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो, और फ्रीक्वेंसी पे ये इफेक्ट डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो, जीरो। एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट मतलब उसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्यों होगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो डीसी का मतलब क्या होता है, तो डीसी में तो प्योर रेजिस्टिव अगर सर्किट है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में तो दोनों में जो रोल होगा, दोनों में जो बिहेवियर होगा, चाहे डीसी भेजिए चाहे एसी भेजिए, एक ही तरीके से वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। ओम्स लॉ अगर हम करें तो ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज इजिकल टू वी इजिकल टू होता है आई आर। आर क्या होता है, टोटल दिक्कत, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम पूरा एसी सर्किट में ले लें तो उसमें पूरी टोटल रेजिस्टेंस हम किससे इंडिकेट करते हैं, इंपीडेंस से। मगर इस केस में जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में इंपीडेंस तो क्या हो गया, सिर्फ आर के इक्वल हो गया। तो वोल्टेज इजिकल टू होगा आई इंटू दिक्कत, और दिक्कत क्या होगी, जो टोटल नेट रेजिस्टेंस होता है। नेट रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस, मगर प्योर रेजिस्टिव के केस में जो इंपीडेंस है वो जेड इजिकल टू किसके इक्वल है, आर के। तो ध्यान देना, तो V इजिकल टू क्या होगा, V इजिकल टू होगा आई इंटू जेड। मगर इस केस में प्योर रेजिस्टिव के केस में जेड किसके इक्वल, आर के, तो V इजिकल टू क्या हो गया, आई आर। ठीक है, किसका V निकाला, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का क्रॉस निकालेंगे तो आई इंटू आर हो जाएगा। अब देखते हैं, जब हमारे पास कोई कॉइल लग जाए तो हमने क्या कर दिया, इस एसी सोर्स से क्या जोड़ दिया है, कॉइल का अगर हम बात करें तो कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, इसका जो वोल्टेज है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, कॉइल में। पहले कहाँ जा रहा था, रेजिस्टेंस में। तो दोनों की बातें हम एक साथ देखेंगे। चलिए, तो पहले कॉइल का और एक कैपेसिटर का तो बात करें। चलिए कॉइल की, तो इसका जो वोल्टेज है, एसी जो वोल्टेज है, सारा का सारा वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होगा, ये कंप्लीट वोल्टेज इस कॉइल में ड्रॉप हो जाएगा। तो कॉइल के लिए क्या होता है, जब हमने इंडक्शन में पढ़ा था तो इंडक्शन में क्या था, जो वोल्टेज है V, इसमें जो इंड्यूस वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, तो DI/dt। और ये प्रोपोर्शन साइन हटाया था तो एक कांस्टेंट आ गया था L, और L क्या है, इसका इंपीडेंस है। ठीक है, वो क्या नाम, L क्या होगा, इसके जैसे रेजिस्टेंस के लिए R, ये क्या होगा, L। चलिए यहाँ देखें, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यहाँ से हम क्या निकालना, I। तो ये तो बात समझ गए। अगर हम इंडक्शन से देखें तो इंडक्शन में क्या होगा, जब भी किसी कॉइल में कोई भी वेरिंग करंट फ्लो करेगी तो वहाँ पे फ्लक्स लिंक होता है, और फ्लक्स लिंक होगा तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो ईएमएफ क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। और प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आता है जो क्या होगा, L। ठीक, जिसकी यूनिट होती है हेनरी। तो यहाँ से DI अगर हम देखें तो DI इज इक्वल टू हो गया V/L इंटू dt। ठीक, अब देखिए V की वैल्यू हम रख सकते हैं कितनी, V0 साइन ओमेगा टी रखिए जी। V की जगह हम रखेंगे V0 साइन ओमेगा टी इंटू dt अपॉन L। अब हम क्या निकालेंगे, नेट करंट निकालेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ठीक है, नेट करंट निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए V कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स को तो बाहर ले लिया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी। और अब फिर किसका करते हैं, ओमेगा टी का, अपॉन में क्या आएगा, ओमेगा। जो भी यहाँ टर्म्स होती है टी के अलावा वो क्या आ जाएगी, अपॉन में। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। चलिए जी, तो बात करिए अब यहाँ से क्या होगी, अगर हम बात करें तो इसको अगर हम देखिए, ये माइनस कॉस ओमेगा टी है, अगर इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसको माइनस कॉस ओमेगा टी को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब यहाँ देखिए V0 अपॉन ओमेगा L, ये ओमेगा जो L है ये कहलाता है इस पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस, जिसे बोलते हैं रिएक्टेंट XL। तो V अपॉन R क्या है, ये ओमेगा L क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है किसका, कॉइल का, जिसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, और इंडिकेट करते हैं किससे, XL से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, V अपॉन R, यानी कि ये क्या हो गया एक तरीके से V अपॉन R, और V अपॉन R मतलब करंट I0। ठीक है, तो जो V, जैसे V अपॉन R को क्या लिखते हैं, करंट, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, V अपॉन R। ये R क्या है, ये XL क्या है, R है किसका, कॉइल का रेजिस्टेंस। इसे रेजिस्टेंस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और किससे इंडिकेट कर देंगे, XL से। तो XL इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए इसको हम पूरे ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम बात करें तो इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म्स को लिख सकते हैं V अपॉन XL। ठीक है, और ये XL क्या होता है, XL इक्वल होता है किसके, ओमेगा L के।
या लिख सकते हैं 2πf L के। क्लियर होगी बात। और ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस होता है किसका, कॉइल का, मगर रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। और ये क्या हो गई, करंट। तो इसे क्या लिख सकते हैं, आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो एक ध्यान दीजिए, तो मैंने क्या करा है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह मैंने क्या लिख लिया, इसको क्या लिख रखता हूं, आई, वो मैंने बताया कैसे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल तो क्या था, साइन ओमेगा टी, और करंट देखें तो कितनी आ रही, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं तो फेज डिफरेंस क्या होगा, वोल्टेज का तो फेज था कितना, ओमेगा, वोल्टेज का फेज तो कितना था, ओमेगा, और उसका करंट का कितना रहा, ओमेगा टी माइनस π/2। तो ओमेगा टी में से जब मैं माइनस करूंगा किसको, ओमेगा टी माइनस π/2, तो ओमेगा टी कैंसिल होगा, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो इनमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/2। तो ध्यान रखेंगे कॉइल के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2। और कैसा फेज डिफरेंस आ रहा है, ये प्लस का मतलब वोल्टेज क्या कर रहा होगा, लीड। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब कौन सा डिफरेंस है, कौन सा निकाला, फेस ऑफ वोल्टेज माइनस फेस ऑफ करंट। अगर वो कह रहा है फेज डिफरेंस, तो इसका मतलब किस किस के बीच का डिफरेंस है, वोल्टेज का, करंट का। मगर वोल्टेज माइनस करंट है कि करंट माइनस वोल्टेज है, तो वोल्टेज माइनस करंट है हमेशा, ठीक है, चलिए। और अगर ये प्लस का आएगा तो इसका मतलब वोल्टेज क्या कर गया, लीड। तो इस केस में फेज डिफरेंस कितना, प्लस का π/2 और प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज लीड कर गया है करंट को कितना, π/2। तो अगर क्या होगा, करंट अगर मैं हॉरिजॉन्टल मान लेता हूं तो वोल्टेज क्या आएगा, वोल्टेज लीड करेगा कितना, π/2। लीड करेगा तो कैसे घूम के आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और कितना एंगल घूम के आएगा, π/2। तो एंटी क्लॉकवाइज π/2 कहां हो गया, वर्टिकल। तो अगर करंट हॉरिजॉन्टल है तो वोल्टेज किसका, कॉइल का, VL, वो कहां जाएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर भी कैसा, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब इसके एंटी क्लॉकवाइज घूम के आएगा कितना, π/2। तो लीड कर गया होगा। अगर लैग करता तो कहां आता, नीचे, एंटी क्लॉकवाइज घूम के आता, ठीक है। तो ध्यान रखना इस केस में जो करंट, अगर करंट मैं हॉरिजॉन्टल मानूंगा तो इसका जो वोल्टेज है, अगर वोल्टेज किसका वोल्टेज, कॉइल का, वो कहां गया, वर्टिकल। अगर रेजिस्टेंस का कहां जा रहा था, करंट के अलोंग जा रहा था। नेक्स्ट सेम कहानी यहां पे कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में इसका जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर में जाएगा। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, जैसे Q = क्या होता है, CB। Q = क्या होगा, CB। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं क्या करूंगा, अगर इसको टाइम से क्या कर दूं, इसको टाइम से क्या करूं मैं, डिवाइड करिए, देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो dQ/dt, इधर इसे टाइम के रेस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, हम डिफरेंशिएट कर दें। तो dQ/dt = होगा, C तो कांस्टेंट रहता है किसी भी कैपेसिटर का, और ये क्या होगा, dV/dt। ठीक, dQ/dt को क्या बोल सकता हूं, करंट। तो मैंने क्यों डिफरेंशिएशन करा, क्योंकि मुझे वोल्टेज, मुझे क्या निकालना है, करंट निकालनी है। और करंट कैसे निकलेगी, dQ/dt। करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब dQ/dt क्या कहलाती है, करंट। तो मैंने इसे क्या कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया, मतलब टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहां से ये क्या हो गई, करंट, और ये हो गया C, और ये V हम यहाँ रखिए, V की वैल्यू उठाकर रखिए। V कितना है, V0 sin ओमेगा टी। तो V की जगह मैं रख दूंगा V0 sin ओमेगा टी, और V0 कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा टी। क्लियर, कोस, पहले साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा, कोस ओमेगा टी, फिर करेंगे ओमेगा टी का कितना आएगा, ओमेगा। तो साइन ओमेगा टी का कंप्लीट डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ओमेगा कोस ओमेगा टी। देखिए साइन का तो हो गया कोस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे वो कितना आ जाएगा, ओमेगा। चलिए अब यहां से अगर हम बात करें तो देखिए V0 को तो आप छोड़िए, इसको मैं क्या करूं, ये है V0 C ओमेगा, इसको मैं अपॉन में ले आऊं, C ओमेगा को अपॉन में ले आऊं, तो कैसे लिख सकता हूं इसको, जरा मैं यहां थोड़ा सा समझा रहा हूं। देखिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V0 अपॉन, इसको 1/C ओमेगा, ऐसे लिख सकता हूं, या ओमेगा C, ऐसे कह लो ओमेगा C। इसी को लिखते हैं 1/ओमेगा C, ये कहलाता है XC, रिएक्टेंट ऑफ कैपेसिटर। और रिएक्टेंट ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, और यही क्या कहलाएगी, I0। क्लियर हो गई बात। तो देखिए मेरे पास क्या था, ये V0 ओमेगा C था, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस ओमेगा C को अपॉन, इसको जब नीचे ले जाऊंगा तो कैसे हो जाएगा, 1 में करके, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म्स क्या कहलाई, ये टर्म कहलाई I0। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I0 साइन ओमेगा टी। अब ये कोस, ये देखिए कोस ओमेगा टी को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ओमेगा टी को अगर साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि सेम फेस में मुझे क्या करना है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में लाना है, जिससे मैं फेस क्या कर सकूं, कंपेयर कर सकूं। तो अगर ये वोल्टेज साइन में है तो कोस, इस आई को भी आप साइन में ले आओ, तो
अगर हम इसमें क्या करेंगे तो कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये आई इक्वल आ गई, यहाँ से आई इक्वल टू हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देखिए फेज डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो फेज डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो वोल्टेज में तो था साइन ओमेगा टी और करंट में है करंट में है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो जब ओमेगा टी में से माइनस करूंगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को तो कैसा आ जाएगा, माइनस का पाई बाई टू। और माइनस का मतलब क्या हो गया कि आपके करंट लीड कर गई है, वोल्टेज क्या कर गया, लैग कर गया। और कितना वोल्टेज कितना लैग कर गया है, पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब नीचे आएगा अब ये करंट से। तो देखिए ये तो बात मैंने बता दी आपको कि बी नोट ओमेगा सी को क्या कह सकते हैं, आई नोट। कैसे, क्योंकि इस बी नोट को हम क्या लिख सकते हैं, वी नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। और 1 अपॉन ओमेगा सी क्या कहलाता है, एक्सी। एक्सी मतलब रिएक्टेंट ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंट ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। चलिए तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना आ गया, तो अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस देखें तो पाई बाई टू है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वोल्टेज क्या कर गया, वोल्टेज इसमें लैग कर गया, मतलब करंट लीड कर गई। तो वोल्टेज लैग कितना, पाई बाई टू। तो देखिए तो अगर करंट में हॉरिजॉन्टल लेके चल रहा हूं तो आपके वोल्टेज लैग कर गया तो कहाँ नीचे आएगा। और कितना लैग कर गया, पाई बाई टू, तो 90 का एंगल पाएगा, 90 एंगल क्लॉकवाइज। तो ये वीसी हो गया। तो ध्यान रखें अगर करंट में हॉरिजॉन्टल लूंगा तो वी आर का अगर रेजिस्टेंस का वोल्टेज है तो करंट क्या लॉन्ग आएगा, और कैपेसिटर का वोल्टेज है तो वो नीचे आएगा, और अगर कॉइल का वोल्टेज है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो देखिए तो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। ठीक है, एक्सएल क्या हो गया, ओमेगा इंटू एल। तो इसे एक्सएल को क्या बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, और एल मतलब इंडक्टिव मतलब कॉइल। ठीक है, इंड्यूस्ड होके जो करंट उसमें वोल्टेज आता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे अगर हम बात करें एक्ससी, तो एक्ससी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। वो ओमेगा एल था, ये 1 अपॉन ओमेगा सी है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, और इसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर होगी बात। चलिए तो अगर हम बात करें एक्सएल इक्वल हो गया ओमेगा एल के, या इसको ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई एफ इंटू एल। तो 2 पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट। तो एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे जैसे अगर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्ट देखिए इसकी पावर भी 1, उसकी पावर भी 1। जब पावर 1 होती है तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये एफ है फ्रीक्वेंसी और ये एक्सएल है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सएल बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन, इसको लिखेंगे 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे जो एक्सी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1 अपॉन एफ के। और 1 अपॉन एफ का ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला। तो जैसे जैसे एफ बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सी क्या होगी, घटेगी। क्लियर होगी बात। तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट बात समझें, ये कह रहा है जब एक्सएल क्या होगा, जीरो। अगर एक्सएल जीरो मतलब करंट, जब रेजिस्टेंस, किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाए, जितना जीरो हो जाएगा उतनी बढ़िया करंट फ्लो करेगी। तो अगर एक्सएल क्या हो जाए, जीरो, तो एक्सएल जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में करंट एकदम फटाक से, और एक्सएल करंट बिल्कुल बहुत एकदम बढ़िया से करंट फ्लो करेगी। अब एक्सएल जीरो कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, जीरो। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए तो एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्सएल जीरो हो जाएगा तो कॉइल क्या है, कोई भी करंट फ्लो, कॉइल क्या है, कोई भी अपोज नहीं करेगी करंट फ्लो का। तो एक्सएल जब जीरो होगा, इट मींस एन इंडक्टिव पास डीसी ओनली इजिली। तो ये कह रहा है कि जो, देखिए ऐसे समझो आप, यहां आपको अच्छे से समझ में आता है। देखिए मैं बताता हूं, मेरे पास अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो उस केस में एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो को टेंस करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो को टेंस करेगी तो एक्सएल जीरो को टेंस करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी किसको टेंस करेगी, इन्फिनिटी को, तो एक्सएल भी किसको टेंस करेगा, इन्फिनिटी को। और इन्फिनिटी को टेंस कर गया रेजिस्टेंस, तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जो एक्सएल है, जो कॉइल है, कॉइल किस सिग्नल को पास करती है, कॉइल उस सिग्नल को पास करेगी जिसका एफ क्या होगा, स्मॉल। जितनी स्मॉल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या करती है, ये पास करती है। और स्मॉल फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, डीसी की। डीसी की फ्रीक्वेंसी एकदम जीरो होती है। आ रही बात समझ में नहीं। चलिए तो किसको प्रेफर करती है, डीसी को प्रेफर करती है। एसी को कौन सी को पास करती सकती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, स्मॉल। एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये अलाउ करती है, पास करती है, ऑपरेट होने देती है। इसमें अगर हम बात करें एक्सी में, यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर जीरो को टेंस करेगी तो एक्सी किसको टेंस कर जाएगा, इन्फिनिटी को, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए,
इन्फिनिटी, तो एक्सी किसको टेंस करेगा, जीरो को। तो जितना इस केस में रेजिस्टेंस क्या है, जीरो को टेंस कर रहा है, तो ये सबसे बढ़िया है इसके लिए। जहां भी रेजिस्टेंस जीरो होगा उस केस में करंट एकदम हाई फ्लो करेगी। तो कैपेसिटेंस किस सिग्नल को पास करता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो, इन्फिनिटी। तो कैपेसिटर उस सिग्नल को पास करेगा जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो, इन्फिनिटी हो, मतलब एफ क्या हो, एफ किसको टेंस कर रहा हो, इन्फिनिटी को। और एफ इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो इसका मतलब ये किसको पास करता है, ये किसको अच्छा पास करता है, एसी को। ये हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करने में बढ़िया होता है, और ये लो फ्रीक्वेंसी को, मतलब ये एसी के लिए बढ़िया है, डीसी के लिए अच्छा नहीं होगा। डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक। और आपने पढ़ा भी है कैपेसिटर में पढ़ा है, अगर कोई करंट पास करूंगा इसमें, अगर हमने किस में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, अगर कोई करंट इसमें कैपेसिटर वाली आर्म में कोई करंट आती है तो क्या होगा, हम कट कर देते हैं दूसरे, क्योंकि करंट इसमें पास नहीं होगी, क्योंकि डीसी को पास नहीं होने देता। तो इसमें कौन पास होती है, एसी, और इसमें बढ़िया पास कौन होती है, डीसी। ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर क्या हो जाएगी, बिल्कुल एकदम फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए, तो फिर ये एसी को ब्लॉक कर देगा, एसी को पास ही नहीं होने देगा। आगे बात समझ में नहीं, तो ध्यान देना है। तो क्या होगा, जब एक्सी क्या हो जाएगी, ये कह रहा है एक्सएल क्या हो जाए, जीरो, इट मींस कैपेसिटेंस ब्लॉक टू डीसी। तो ये क्या करेगा, जब एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्सएल एकदम क्या हो जाए, जीरो, एक्ससी क्या हो जाए, जीरो। एक्ससी जीरो का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस एकदम क्या हो गया, मिनिमम। और रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, हाई। इसकी एक्ससी जीरो कब होती है, जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी को टेंस करे। तो ये एक्ससी अगर जीरो है तो उस समय करंट बढ़िया पास होगी, और करंट बढ़िया पास होगी। और एक्ससी जीरो होता कब है, जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो तो जब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी बढ़िया करंट इसमें से पास होगी। तो इसका मतलब एसी पास होगी, डीसी को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देता है कैपेसिटर। और उधर उधर क्या करेगा, वो डीसी को अलाउ कर देगा, इजीली पास कर देगा, वो एसी को उतनी इजीली पास नहीं करता। तो ध्यान रखना, कॉइल कब बढ़िया ऑपरेट करती है, जब लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पास हो। और कैपेसिटर किसके लिए बढ़िया काम करती है, जब हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पास हो। या कह सकते हैं कैपेसिटर जो है वो एसी के लिए बढ़िया काम करेगी, और जो कॉइल है वो डीसी के लिए बढ़िया काम करती है। देखिए आर्टिकल 3, अब बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या है, देख रहे हैं आर्टिकल 3 में फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट। जब हमने क्या करा, सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, इंडक्ट कॉइल भी है, और कैपेसिटर भी है, तीनों हमने क्या ले लिए, तीनों पार्ट ले लिए सीरीज में। तो ये क्या है, सीरीज एलसीआर सर्किट। तो देखिए हमने कोई एसी सोर्स लगा दिया वोल्टेज का, और इससे क्या है, करंट पास हो गया, और ये तीनों सोर्स इसमें लगे हुए हैं। तो अगर हम इसके लिए बात करें तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था इसमें जो अगर इसका फेसर डायग्राम बनाए, तो क्या होगा, करंट हम क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में। जिधर हॉरिजॉन्टल में करंट होगी उधर ही क्या होगा, वोल्टेज होगा, किसका, रेजिस्टेंस का। देखिए जो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, ये जो एसी वोल्टेज है, इसका कुछ वोल्टेज यहाँ जाएगा वीआर में, कुछ वोल्टेज किस में चला जाएगा, कॉइल में, उसे क्या बोलेंगे, बीएल। और कुछ वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, कैपेसिटर में, जिसे बोलेंगे बीसी। मगर ध्यान दीजिए बीआर, ये बीआर जो है ये करंट के अलोंग होगा। रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज और करंट, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो। अगर हम बात करें कॉइल का वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, पाई/2। और यहाँ भी फेज डिफरेंस पाई/2। मगर ये फेज डिफरेंस कैसा होता है, ये लीडिंग वाला होता है और ये लैगिंग वाला। इसमें वोल्टेज लीड कर जाएगा करंट से, कितना, 90, और इसमें वोल्टेज क्या कर जाएगा, लैग कर जाएगा। तो देखिए अगर ये करंट मैंने हॉरिजॉन्टल ले ली, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा, वोल्टेज होगा, किसका, रेजिस्टेंस का। और इंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस देखें तो वो क्या होगा, वो 90 के एंगल पे लीड करेगा, किससे, करंट से। और लीड करेगा तो अप। और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो लैग करेगा, तो इसलिए वो कहाँ हो जाएगा, डाउन। कितने एंगल पे, 90 के एंगल पे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। क्लियर होगी बात। अब इसमें अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकालें या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालें, ध्यान दीजिए इसका, अगर ये रेजिस्टेंस, अगर हम क्या करें, वोल्टेज रेजिस्टेंस का इधर है तो रेजिस्टेंस का रजिस्टर भी इधर होगा, रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी इधर होगा, और इस कॉइल का इंपीडेंस भी क्या होगा, एक्सएल इधर ही होगा, और कैपेसिटर का एक्सएल एक्ससी भी क्या होगा, इसके अलोंग ही होगा। चलिए खैर, अगर बात कर लें वीएल, अगर क्या है, वीएल बड़ा है किससे, VL बड़ा हो गया किससे, BL बड़ा है BC से। तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं तो कैंसिल आउट होंगे, और कैंसिल आउट होकर अगर BL बड़ा है तो BC से, तो नेट वोल्टेज कहाँ बढ़ेगा, अप। तो ये अप हो जाएगा कितना, VL माइनस BC। और हॉरिजॉन्टल में कितना था, BR। तो इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस से, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो देखिए इधर क्या हो गया BR, और इधर क्या हो गया था, परपेंडिकुलर क्या हो गया था, VL माइनस BC। तो इस V का और V का रिजल्टेंट निकालेंगे तो पाइथागोरस, क्योंकि 90 का एंगल है, जो नेट V आ गया सर्किट का। ठीक है, तो इस नेट V को हम कैसे निकल सकते हैं, VR का स्क्वायर प्लस
वी एल माइनस वी सी के स्क्वायर का होल रूट, पाइथागोरस लगा देंगे। अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो फेज डिफरेंस कैसा होगा, फेज डिफरेंस आएगा पर, देखिए टेन थीटा, अगर आप टेन थीटा निकालना चाहते हैं टेन फाइव, तो टेन फाइव निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन हो गया वी एल माइनस बी सी, और बेस कौन हो जाएगा वी आर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस। अगर आपको नेट इंपीडेंस निकालना है जेड, मतलब नेट रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं जेड इंपीडेंस, तो ये क्या होगा आर, और ये क्या होगा एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, अगर VL बड़ा है BC से तो ऐसी XL भी बड़ा होगा किससे, XC से। तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख देंगे R, और इसकी जगह क्या लिख देंगे XL माइनस XC। तो उसका भी बिल्कुल ग्राफ यही होगा। तो वहाँ भी एंगल क्या होगा 5, मैंने आपको बताया था इसका रेजिस्टेंस इसके लॉन्ग, इसका रेजिस्टेंस इसके लॉन्ग, और नेट रेजिस्टेंस इसी के लॉन्ग, यानी कि ये तो हो गया जेड, ये हो गया आर, और ये हो गया XL माइनस XC। तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं, तो जेड किसका आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के स्क्वायर का होल रूट, पाइथागोरस। तो फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कौन सा वोल्टेज, नेट वोल्टेज, कंप्लीट वोल्टेज। ठीक है, अगर वो पूछे फेज डिफरेंस किसके बीच में, करंट और कैपेसिटर वोल्टेज, तो वो तो कितना है माइनस पाई बाई टू। वो पूछे फेज डिफरेंस करंट और इंडक्टर वोल्टेज, तो वो कितना है प्लस का पाई बाई टू। वो पूछे कैपेसिटर करंट और वोल्टेज किसका, रेजिस्टेंस का, तो वो जीरो। तो ये फाई जो है किसके बीच का, नेट वोल्टेज। देखिए तो ये कह रहा है अप्लाई ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं मतलब V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। वैसे ही वहाँ पे I इन एक्सएल, VL को क्या लिख सकता हूँ I इंटू एक्सएल, ऐसी VC को क्या लिख सकता हूँ I इंटू XC। तो क्या कर सकते हैं VL माइनस VC की I आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनकी इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ XL माइनस XC, और इसकी जगह लिख सकता हूँ R। तो इन दोनों का रिजल्टेंट से क्या आ जाएगा Z। तो इम्पिडेंस जेड, तो अगर VL माइनस VC क्या हो गया, वोल्टेज ऑफ LC कॉम्बिनेशन, L और C को कंबाइन करके हमने क्या निकाल लिया, VL माइनस BC। VL माइनस BC भी हो सकता है, BC माइनस VL भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा BL बड़ा है या BC। अगर BC बड़ा होता तो BC माइनस BL होता, तो उस केस में ऊपर की वजह कहाँ होता, नीचे, और फिर क्या हो जाती, फिर करंट लीड कर जाती, वोल्टेज क्या कर जाता, लैग कर जाता। अब के अगर BL बड़ा है BC से, वोल्टेज करंट से क्या है ज्यादा। करंट कहाँ है, करंट दिखाई दे रही है आपको, नहीं यहाँ है करंट तो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है। ये क्लियर। चलिए, तो बस आपको ये ध्यान रखना, तो BL माइनस BC क्या हो गया, वोल्टेज ऑफ LC कॉम्बिनेशन, और XL माइनस XC क्या हो गया, नेट रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स किसके लिए डिफाइंड होता है, एक तो कॉइल के लिए और एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर के लिए। तो रेजिस्टेंस कॉइल के लिए और कैपेसिटर के लिए क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। एक का होगा XL, एक का होगा XC, और दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो क्या हो गया XL माइनस XC या XC माइनस XL, वो डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है। तो नेट रिएक्टेंट हो गया, क्योंकि रजिस्टर के लिए रिएक्टेंट्स टर्म्स नहीं होती, रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस टर्म्स होती है। चलिए, तो नेट V, बस यही पूरा चैप्टर इसी पे घूमेगा। ये जो दो बातें लिख रही हैं इन्हीं पे पूरा चैप्टर घूमने वाला है। तो अगर हम बात करें तो नेट V क्या आएगा, पाइथागोरस लगाएंगे किसके बीच में, एक तो रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस का वोल्टेज और जो कॉइल है और कैपेसिटर है, उनका जो वोल्टेज है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, 90 के एंगल पर होते हैं। रेजिस्टेंस का वोल्टेज हॉरिजॉन्टल होगा करंट के लॉन्ग, जबकि ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे करंट के। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का स्क्वायर। ऐसे जेड निकलेगा नेट इंपिडेंस, या कह सकते हैं पूरे ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस। तो वो क्या होगा, आर का स्क्वायर, देखिए आर में और XL माइनस XC के बीच में एंगल क्या होता है, 90, क्योंकि ये करंट के लॉन्ग होता है, ये करंट के परपेंडिकुलर होते हैं। पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, वो हो गया XL माइनस XC या XC माइनस XL, और वो परपेंडिकुलर होगा किसके, आर के। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो पाइथागोरस। तो जेड स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, और tan फाइव, अब क्या निकाल लें, tan फाइव मतलब फाई क्या है, फेज डिफरेंस। तो tan फाई निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो कौन होगा, BR, और परपेंडिकुलर लाइन पे कौन होगा, BL माइनस BC या BC माइनस BL। तो क्या हो गया, तो tan फाई हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब BL माइनस BC अपॉन BR, या वोल्टेज की फॉर्म में निकाल सकते हैं या रेजिस्टेंस की। देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ समझो थोड़ा सा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ I इंटू XL, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ I इंटू XC, और इसे VR को मैं क्या लिख सकता हूँ I इंटू R। तो I कॉमन होकर कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, ये देखो XL माइनस XC अपॉन R, तो लिख सकता हूँ इसकी जगह ये XL माइनस XC अपॉन R।
तो tan फाई या तो V की टर्म्स में निकाल लो या रेजिस्टेंस की टर्म्स में निकाल लो, ठीक है। और वोल्टेज V इक्वल टू नेट वोल्टेज हमें निकालना है, नेट करंट निकालनी सर्किट में, तो क्या होगी V इक्वल टू होता है I इंटू आर, मगर अब R नहीं होगा यहाँ, अब क्या होगा Z, दिक्कत, कंप्लीट दिक्कत, और कंप्लीट दिक्कत कौन होती है, Z, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है V इक्वल टू वो क्या होगा I इंटू Z, और Z मैंने बताया रिजल्टेंट निकलेगा इन तीनों के रेजिस्टेंस से। देखिए प्रॉब्लम देखें, ये कह रहा है फॉर ए सीरीज ए LCR सर्किट, एक LCR सर्किट की सीरीज है, R 1 ओम और XL कितना है 4 ओम और XC कितना है 3 ओम, ठीक। फाइंड आउट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ऑफ रजिस्टर। इस वो कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस का वोल्टेज। तो इनके ये तो आपको बकाने की बात कर दी उसने, वो कह रहा है कि LCR सर्किट है, सीरीज LCR सर्किट है, तीनों कंपोनेंट है, R भी है, L भी है और C भी है, और R इतना है, XL इतना है और XC इतना है। कह रहा है फाइंड आउट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए, करंट हमेशा, मैंने क्या, ये फेजर डायग्राम है, बस इसी को ध्यान रखिए। इसमें I तो मैं क्या मानता हूं हमेशा हॉरिजॉन्टल, और जिधर करंट जाएगी उधर ही कौन जाएगा, VR जाएगा, और BL क्या होगा उसके परपेंडिकुलर, कहाँ अपवर्ड, और BC क्या होगा उसके डाउनवर्ड। वो वोल्टेज, वो फेज डिफरेंस ओवरऑल नहीं पूछ रहा, ओवरऑल वोल्टेज नहीं पूछ रहा, फेज डिफरेंस पूछ रहा करंट के बीच में, और वोल्टेज किसका, सिर्फ रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज और करंट के बीच में तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 0। तो आंसर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट, इन AC circuit voltage across L and C may be greater than the supply voltage, but it is applicable when L and C both are present in the circuit। ये कह रहा है कि जो L और C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अप्लाई वोल्टेज से अधिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम करंट देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या करा था, अगर हमने मान लीजिए 10 वोल्ट की एक बैटरी लगाई थी और 3 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, तो उसका क्या हो गया था, सीरीज में अगर 3 रेजिस्टेंस लग रहे हैं तो वो 10 वोल्ट तीनों में बढ़ता था, एक पे 5 वोल्ट, एक पे 2 वोल्ट, एक पे 3 वोल्ट, इस टाइप से। मगर क्या है, जो अलग अलग रेजिस्टेंस थे उन पे जो वोल्टेज है वो बैटरी के वोल्टेज से कम ही रहता था, क्योंकि तीनों का सम मिलके जाके नेट बैटरी के वोल्टेज को देता था। मगर यहाँ पे क्या है, इस AC सर्किट में कह रहा है किसी पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के अलोंग जो वोल्टेज है वो ओवरऑल वोल्टेज से अधिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट एडिशन होगी वो एल्जेब्रिक एडिशन नहीं होगी, वो वेक्टर एडिशन होगी। और वेक्टर एडिशन का मतलब आप समझ रहे हैं, वेक्टर एडिशन का मतलब जो उसका रिजल्ट है वो A प्लस बी और A माइनस बी के बीच में लाई करता है, A माइनस बी से लेके A प्लस बी तक हो सकता है। हाँ, मगर किसी भी L के या C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नेट वोल्टेज से अधिक तभी हो सकता है जब L और C दोनों आपस में प्रेजेंट हों, क्योंकि तभी जब L और C आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होंगे तो L और C का जो रिजल्टेंट है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा उसके बाद फिर जो रिजल्टेंट निकाल लेंगे रेजिस्टेंस के साथ में, तो वो मिला के क्या आ जाएगा, टोटल अप्लाई वोल्टेज के इक्वल आ जाएगा। तो किसी भी एक कंपोनेंट के लोंग L के या C के लोंग जो वोल्टेज है वो नेट वोल्टेज से अधिक हो सकता है, मगर वो तभी हो सकता है जब सर्किट में L और C दोनों प्रेजेंट हों, क्योंकि दोनों प्रेजेंट होंगे तो कैंसिल आउट होकर जब रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो उसमें VL और VC आपस में कैंसिल होकर फिर वो रिजल्टेंट दे देता है। आगे बात समझ में, चलिए। तो ये देखिए एक और ये बात है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे R था और ये क्या था, XL माइनस XC, या जिसे बोल सकते हैं नेट रिएक्टेंट्स, ठीक है। नेट रिएक्टेंट किसका, X, ये हो गया रिएक्टेंट्स किसका, X इंपिडेंस का, और वो किसका, इंडक्टिव का। ये रिएक्टेंट्स हो गया इंडक्टिव का, और ये रिएक्टेंट्स हो गया किसका, कैपेसिटर का। इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो ये है नेट रिएक्टेंट्स। तो देखिए, तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया नेट रिएक्टेंट्स, और ये क्या था, आर का रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला था, वो आ गया था नेट जेड, ठीक। इनके बीच में जो एंगल था वो क्या था, फेज डिफरेंस फाई। तो अगर हम यहाँ से देखें, तो अगर हम बात करें, ये देखिए कोस फाई अगर मैं निकालूं तो कोस फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप tan फाई भी निकाल सकते हैं, कोस फाई भी निकाल सकते हैं, साइन फाई भी निकाल सकते हैं। यही तो दिक्कत है, अगर बुक में tan फाई लिख दिया तो बस tan फाई को पकड़ लोगे, बाकी cos फाई साइन फाई कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप सब देखिए, अगर हम बात करें cos फाई की, तो cos फाई होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया, r, और हाइपोटेनस कौन हो गया, z। तो यहाँ से cos फाई इजिकल हो गया r अपॉन z, या r इजिकल टू हो गया z cos फाई। तो r इजिकल टू z cos फाई। तो यह साइन फाई पूछे, अगर साइन फाई पूछे तो क्या होगा,
तो साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो उसमें क्या होगा x अपॉन जेड। x क्या है, नेट रिएक्टेंट। नेट रिएक्टेंट किससे निकलेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी से या एक्ससी माइनस एक्सएल से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नेट एक्सएल निकाल सकते हैं जेड इंटू साइन फाई। तो एक दिमाग में बात होनी चाहिए, कुछ भी ये कब कैसे भी हम करके इसे निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, एक और बात बताता हूँ, ये कोस फाई पावर फैक्टर कहलाता है, अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। तो पावर, तो हम क्या कर सकते हैं, जो फेस एंगल है, जो फेस डिफरेंस है, वो केवल टेन फाई से ही नहीं निकाल सकते, टेन फाई से भी निकाल सकते हैं, कॉस फाई से भी निकाल सकते हैं और साइन फाई से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें ये और ये गिवन है तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे निकलेगा टेन से। अगर मुझे ये और ये गिवन है तो मैं किससे निकाल दूंगा, कॉस से। और ये गिवन है तो किससे निकाल दूंगा, साइन से। आगे बात समझ में, तो बात समझ में आ गई कि हम जो, अगर हम फेज डिफरेंस निकालना है तो वो आप टेन की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, कॉस की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और साइन की टर्म्स में निकाल सकते हैं। आप तो बस ट्रायंगल बना लीजिए, जो जौन सी वैल्यू हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। चलिए देखिए, एक प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है एक रेजिस्टेंस है जिसका एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, और एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। ये एक एसी सोर्स लगा है, कितना V इक्वल टू हो गया 120 साइन ओमेगा टी। तो क्या कह रहा है, एक तो जेड बताइए, एक आई बताइए, एक फाई बताइए। देखिए ओरली अगर आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं तो इसको ओरली आप कर सकते हैं। आपको पता है कि रेजिस्टेंस और कॉइल, अगर रेजिस्टेंस इधर होगा तो कॉइल कहाँ होगी, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है 90। तो देखिए वी आर तो जाएगा इधर और क्या होगा, वी एल जाएगा इधर। तो ये वी एल, ये अगर हम बात करें वी एल से या कह लो आर से, आर जाएगा इधर और एक्सएल जाएगा इधर। तो आर कितना हो गया, आर तो हो गया 3 और एक्सएल कितना हो गया 4। तो 3 और 4 का पाइथागोरस कितना आ जाएगा 5। तो जेड तो आ गया 5। आई की बात करें तो आई कितना होगा, आई इक्वल हो जाएगा वी अपॉन आर। अगर हम बात करें तो आई इक्वल होगा वी अपॉन आर, मगर आई कौन सी निकालेंगे, जब उसने जिक्र नहीं करा तो आरएमएस निकालेंगे। तो आरएमएस निकालेंगे तो आई इक्वल होगा वी अपॉन आर। आर कौन होगा, जेड। जेड तो हमारे पास आ गया 5। अब v कितना होगा, अब हम आई कौन सी निकालेंगे, आरएमएस वाली। तो आरएमएस वाली निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये तो पीक वैल्यू दे रखी वी नोट की, ये वी नोट दे रखा, तो आप वी आरएमएस किससे निकल जाएगा, वी आरएमएस आ जाएगा, पीक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे किससे, √2 से। तो क्या हो जाएगा, √2 से डिवाइड कर देंगे। आगे बात समझ में, तो 120 अपॉन √2, तो क्या हो जाएगा v, और अपॉन में क्या कर देंगे z। z कितना था 5, तो बस आंसर आ जाएगा i। 5 फेज डिफरेंस निकालना, देखिए ये कितना था, ये था 3 और ये कितना हो गया था 4। तो ये एंगल निकाल लीजिए, tan 5। तो tan 5 निकालूंगा क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा 4 और बेस दे रखा कितना 3। देखिए r तो हो गया रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल में आ गया, और ये क्या दे रखा एक्सल, एक्सल क्या होगा परपेंडिकुलर, तो 4/3। तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा 4/3। तो बस यहाँ पे जो फेज डिफरेंस हो गया वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। और ये कितनी वैल्यू होगी, 4/3 की वैल्यू, प्लस का आ रहा है तो लीड करेगा, कौन लीड कर गया होगा, वोल्टेज लीड कर जाएगा करंट से। चलिए अब अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखिए। तो अगर जेड निकालना है सर्किट का नेट, तो नेट जेड क्या होगा, जेड स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए आर और एक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स किससे निकलेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक। मगर यहाँ पे कैपेसिटर है नहीं, कैपेसिटर नहीं है तो एक्ससी क्या हो जाएगा 0। तो कैपेसिटर एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ क्या बचेगा एक्सएल। तो जेड स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आर कितना दे रखा 3 और एक्सएल कितना दे रखा 4, तो 3 और 4 का पाइथागोरस कितना आ गया 5। तो जेड आ गया 5। अब निकालें आई, आई आएगा वी अपॉन आर। आर मतलब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, और जो क्या लिखते हैं उसे जेड से, इम्पीडेंस। तो आई इक्वल टू होगा वी अपॉन जेड। जेड मतलब दिक्कत, ठीक है, टोटल नेट रेजिस्टेंस। तो आई क्या हो गया वी अपॉन दिक्कत, और दिक्कत क्या है जेड, जेड मतलब इम्पीडेंस। अब आई भी निकालेंगे कौन सी, जब हमें कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा तो आरएमएस, तो आई आरएमएस इक्वल होगा वी आरएमएस अपॉन जेड। अब वी आरएमएस क्या होगा, वी आरएमएस कैसे निकलेगा, पीक वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए किससे, √2 से, तो क्या निकल जाती है आरएमएस वैल्यू निकल जाती है। तो देखिए पीक वैल्यू तो इसकी कितनी थी 120, बाई √2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वी आरएमएस आ गया, क्योंकि वी नोट हमें दे रखा है इक्वेशन में कितना 120। क्लियर होगी बात। चलिए तो देखिए, और इनटू जेड हमने निकाल लिया था कितना 5, बस यहाँ से सोल्व कर देंगे। ये क्या आ गया हमारे पास करंट। अब हम क्या निकालें, अगर हम tan फाई निकालें तो tan फाई क्या हो गया, तो देखिए वो क्या होगा, अगर फॉर्मूले के बेसिस आप जाना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो, यही तो फॉर्मूला था एक्सएल, एक्स अपॉन आर, ठीक है, और एक्स क्या था एक्सएल माइनस एक्ससी और अपॉन आर। ये एक्ससी है नहीं तो ये पार्ट हो जाएगा 0, तो सिर्फ क्या हो जाएगा एक्सएल अपॉन आर, और एक्सएल कितना है 4 और आर कितना है 3, तो tan फाई इक्वल हो गया 4/3। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। क्लियर। तो अब हमें अगर करंट निकालनी है तो यहाँ देखिए, अगर करंट की इक्वेशन निकालनी है
तो करंट इसमें ये फेज डिफरेंस कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज लीड करेगा तो करंट क्या करेगी, लैग, और लैग करेगी तो ये फेज डिफरेंस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आई क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव। अब ये क्या है, इसमें क्या हो गया, एक्सेल है, तो एक्सेल के केस में वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और वोल्टेज लीड करेगा तो क्या होगा, करंट में क्या हो जाएगा, फेज माइनस हो जाएगा, मतलब करंट क्या कर जाएगी, लैग कर जाएगी। वोल्टेज लीक करेगा तो करंट क्या करेगी, लैग, और लैग करेगा तो माइनस। तो देखिए तो क्या होगा, आई नोट साइन, अब आई नोट किससे निकलेगी, हमारे पास आई आर एम एस आ गई थी, आई आर एम एस कितनी आ गई थी, 12√2। अब हमें आई आर एम एस से क्या निकालना है, पीक वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम पीक से क्या निकालते हैं, आर एम एस निकालते हैं, तो √2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमें पीक वैल्यू निकालनी तो आर एम एस में मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, √2 की। तो 12√2 था, उसमें √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। क्लियर होगी बात। तो 24, तो आई नोट कितना आ जाएगा, देखिए आई नोट इक्वल हो जाएगा आई आर एम एस इंटू √2, और ये कितना था, ये था 12√2 इंटू √2, तो कितना हो गया ये 24। तो आई नोट की वैल्यू तो कितनी होगी, 24 साइन ओमेगा टी माइनस, क्योंकि फेस यहाँ पे क्या होगा, माइनस, क्योंकि करंट इसमें क्या कर रही है, लैग। ठीक है, कैसे लैग कर रही है, देखिए आप डायग्राम बना लो तुरंत एकदम। ये क्या हो गया इधर, ये हो गया आर, और ये क्या हो गया वी, ये ऐसे ही लिख लो, इधर लिख लो वी, ये वी एल है और ये वी आर है, और ये क्या होगा, नेट वी होगा, नेट वी, और इसमें ये क्या होगी, करंट होगी। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है कितना, 5। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 4 ओम, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, एंड इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंट इज 3 ओम एट 50 हर्ट्ज। ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। देखिए वो कह रहा है एक रेजिस्टेंस ऑफ द, ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कितना है, 4 ओम है, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंट्स, इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंट्स है वो कितना है, 3 ओम, एट किस पे, 50 हर्ट्ज पे। जब फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50 हर्ट्ज थी, तो उस पर रेजिस्टेंस रिएक्टेंट्स कितना था, 3 ओम। इफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 100 हर्ट्ज, कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल। तो देखिए इसने क्या करा है, ये कह रहा है कि मेरे पास क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस है जिसका रजिस्टर कितना है, एक मतलब कह सकते हैं एक कॉइल है, कॉइल में देखिए, कॉइल में वायर होगा तो उस वायर का एक रेजिस्टेंस होगा, उसका रेजिस्टेंस बोल दिया कितना, 4। और कॉइल भी है तो उसमें क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंट्स भी होगा, वो कितना बोल दिया, 4। मगर ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंट्स है ये 50 फ्रीक्वेंसी पे है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे कितना था, 3। तो और ये जो सोर्स लगाया वो कितना है, 100 फ्रीक्वेंसी का है, 100 हर्ट्ज का है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करूंगा तो रिएक्टेंट्स भी क्या हो जाएगा, डबल। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें एक्सेल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है, या बात करें 2πfl होता है, ठीक, एक्सेल। अब तो एक्सेल क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एफ के। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूंगा तो एक्सेल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल। तो अगर 50 पे ये कितना है, 3 है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस अब तो बात खत्म हो गई। अब तो क्या है, रेजिस्टेंस ये होता है, और क्या हो गया, एक्सेल ये होता है। एक्सेल और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 के एंगल पे, तो दोनों का रिजल्टेंट पाइथागोरस निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, तो जेड कैसे निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये कितना है, 4, और ये कितना हो गया होगा, 3 से बढ़ के कितना हो गया होगा, 6। जैसी फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो बस इनका सॉल्व कर देंगे अब तो। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कॉइल है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस तो कितना है, 0.5, और इसका एल कितना है, 0.2 हेनरी। ठीक है, ये कॉइल है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस, मतलब वायर है तो वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, तो इस वायर में रेजिस्टेंस तो कितना है, 0.5, और इसका जो एल है वो कितना है, इस कॉइल का, वो 0.2 है। तो कह रहा है गिवन दैट करंट कितनी है, 2 एम्पियर, किस पे, 50 हर्ट्ज पे, और फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल, इस कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मतलब क्या निकालना है, हमें वी एल निकालना है, मतलब वी निकालना है। तो वी निकल जाएगा, वी जो होगा इस केस में, अब इसमें दोनों बातें हो गई, इसमें रेजिस्टेंस भी आ गया और एक्सेल भी आ गया, क्योंकि कॉइल का रेजिस्टेंस भी दे रखा और एक्सेल भी आएगा। तो यहां से हम क्या, पहले तो क्या करें, पहले तो एक्सेल निकाल लो। एक्सेल आएगा तो वो कितना आएगा, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा लिख सकता हूं 2πf इंटू एल, एल मुझे दे रखा 0.2 हेनरी, और फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी 50 हर्ट्ज। तो यहां से क्या आ गया, एक्सेल आ गया, 2πf की वैल्यू हो गई 50 और एल की वैल्यू हो गई 0.2। यहां से सोल्व करेंगे तो 20π, तो एक्सेल आ गया 20π। अब मुझे निकालना है जेड। जेड कैसे निकलेगा, इसमें भी दोनों चीजें हो गई, रेजिस्टेंस भी है और एक्सेल भी है। तो रेजिस्टेंस और एक्सेल एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर रेजिस्टेंस इधर होगा तो एक्सेल कहाँ होगा, यहाँ होगा, और दोनों का रिजल्टेंट निकल जाएगा पाइथागोरस से। तो कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर।
ठीक, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 का स्क्वायर, और ये एक्सल कितना है 20 पाई। देखिए 0.5 इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, क्योंकि ये 20 पाई है तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये 60 से अधिक है, और 60 से अधिक का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 0.5 है, छोटी वैल्यू है, इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी, और इसका स्क्वायर होगा तो और भी छोटी हो जाएगी, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा बस क्या मान लीजिए, या ऐसे देखो तो सीधा सीधा हम इसे क्या मान सकते हैं, इसे नेग्लेक्ट कर दीजिए, बस कितना आ जाएगा फिर 20 पाई का स्क्वायर का रूट, बस कितना आ जाएगा 20 पाई। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो ये 60 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो आप 60 अप्रोक्सीमेट 60 मान लीजिए, क्योंकि ये भी मैंने यहाँ नेग्लेक्ट किया है, इसमें थोड़ा सा कुछ माइनस ही किया है, तो ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं 60। तो जेड वैल्यू निकल कर आ गई, मतलब टोटल दिक्कत आ गई कितनी 60 ओम। अब हमें क्या निकालना वी, अब हमें निकालना था वी। वी कह रहा था कोयल के क्रॉस, तो कोयल के क्रॉस तो वी क्या होगा, वी अगर मैं कोयल के क्रॉस निकालना चाहूं तो कोयल का क्रॉस वी क्या होगा वीएल, वीएल इक्वल होगा आई इंटू एक्सएल। मगर यहाँ पे कोयल, कोयल के अंदर ही क्या है एक्सएल है, और कोयल के अंदर ही रेजिस्टेंस है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे जेड यूज करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, रेजिस्टेंस अलग से नहीं लगाया है, तो हम क्या करेंगे टोटल दिक्कत यूज करेंगे। कोयल की टोटल दिक्कत, कोयल की टोटल दिक्कत एक्सएल नहीं है जेड है, तो वो कितनी आ गई थी, तो V इक्वल टू आई आर, तो आई कितना है 2 एम्पेयर, उसने दे रखा है कि 2 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही कितनी 50 फ्रीक्वेंसी पे, तो आई की वैल्यू 2 और जेड हमने निकाल लिया कितना 60, तो कितना आ गया 120 वोल्ट अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कॉइल है, ये एक कॉइल है जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस वोल्टेज कितना 50 वोल्ट, और एक कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज VC, और ये सोर्स लगाया कितना 20 वोल्ट। देखिए ये सोर्स का जो नेट वोल्टेज है 20, उससे अधिक किसी एक के रेस्पेक्ट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ टोटल हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं 20 वोल्ट की, और जबकि ये 20 यहाँ और यहाँ बटना चाहिए, मगर उसमें क्या दे दिया 50 इसका और कुछ इसका भी आएगा, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये क्या है VL है और ये VC, VL और VC एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक अप और एक डाउन, तो आपस में माइनस होके इसकी इक्वल आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझसे ये पूछे तो मैं बहुत सिंपल सी बात डायरेक्ट बता सकता हूँ, कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि VL और VC एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं, और अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर हो तो आपस में क्या हो जाते हैं माइनस, तो ये क्या होगा 50 माइनस दिस मिलकर क्या होना चाहिए 20, तो इसका मतलब 50 माइनस 30 से क्या आएगा 20, तो इसका मतलब VC की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। बगैर सोल्व करें आप पता कर सकते हैं यहाँ से, आगे बात समझ में नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट कितना होना है 20, तो आप कह सकते हैं VL माइनस VC इक्वल टू क्या होना है 20, और VL कितना है 50, तो VC निकल जाएगा 30। चलिए खैर, क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है इफ BL बड़ा हो किससे BC से, देन फाइंड VC एंड फाई, एक तो BC बताना और एक फाई बताना। तो BC मैंने ओरल तो आपको बता दिया कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 20। अब तुम कहोगे दोनों का सम 20 कैसे आ जाएगा, ये 50 है और ये टोटल आना 20, तो सम आ जाएगा डिफरेंस, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन, इनका फेस इनकी चेक करते हैं फेस, और फेस इनका एक दूसरे का फेस कितना है 180, अगर ये अपवर्ड है तो क्या होता है डाउनवर्ड, तो VL माइनस BC इज इक्वल टू होना चाहिए 20, और ये कितना है 50, तो BC कितना आ जाएगा 30। दूसरी बात क्या पूछ रहा था फाई, अब फाई कैसे निकालेंगे इनके बीच में, इसका फेस अगर मैं देखूं तो देखिए वो फेस डिफरेंस पूछ रहा है किसमें करंट में, तो करंट तो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी, और ये किसमें आएगा VL माइनस BC कहाँ जाएगा परपेंडिकुलर। भाई अगर VL बड़ा हो गया तो ऊपर जाएगा, और BC बड़ा हो गया तो नीचे जाएगा, मगर जाएगा तो वर्टिकल अप, और करंट तो कहाँ होती है हॉरिजॉन्टल, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा 90, तो फेस डिफरेंस कितना हो गया एंगल 90, मतलब फेस डिफरेंस कितना हो गया π/2। तो ओरल निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, समझ में आ गई बात नहीं। चलिए किससे, बस इतनी सी बात याद रहे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट, और ये क्या होगी करंट, इधर क्या होगा VL, इधर क्या होगा VC, और ये क्या है क्या होगी करंट। ठीक है जी, और इन दोनों का रिजल्टेंट नेट भी इस केस में किससे आ जाएगा VL माइनस BC से आ जाएगा नेट। चलिए खैर, अगर हम बेसिक फॉर्मूला लगा लें तो बेसिक फॉर्मूला पूरा अगर मैं LCR सर्किट के लिए लगाऊं तो LCR सर्किट के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा था, जो नेट V निकालते हैं वो पाइथागोरस से आएगा। किसका किसका पाइथागोरस, एक तो VR का और एक VX का। ठीक है, तो VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC, VL माइनस BC का स्क्वायर। याद रखने की जरूरत नहीं, डायग्राम आप बना सकते हैं, ये ऊपर होगा, इधर होगा VR, इधर होगा VC, इधर होगा VL, तो दोनों इन दोनों का डिफरेंस होकर क्या आ जाएगा VL माइनस BC, और ये क्या होगा BR, जो एक दूसरे के 90 के एंगल पे होंगे, 90 के एंगल पे तभी क्या कर रहे हैं पाइथागोरस निकाल रहे हैं। तो BR का स्क्वायर प्लस VL माइनस BC मतलब रिएक्टेंट्स का वोल्टेज, तो BR का स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का स्क्वायर। अब देखिए BR तो यहाँ पे क्या है 0, तो ये तो हो गए 0, जब ये 0 हो गए तो VL माइनस BC का स्क्वायर इक्वल हो गया V स्क्वायर, मतलब V इज इक्वल टू हो गया VL माइनस BC। ठीक है,
तो दो डायग्राम से डायरेक्ट पता चल रहा है, केवल बी एल है और बी सी है, तो बी एल माइनस बी सी इजिकल टू क्या आएगा, नेट बी आएगा। तो नेट बी किससे आ जाएगा, बी एल माइनस बी सी से। अब वी हमें पता है कितना 20, बी एल हमें पता है 50, तो बी सी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 30। अब वो फेज डिफरेंस कह रहा है, अगर आप फॉर्मूले पे जाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, बी एल, वो क्या होगा, बी अपॉन, कैसे निकालते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होगा जो इंडक्टेंस होते हैं उनका वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का वोल्टेज, या इंडक्टेंस का जो रेजिस्टेंस है और अपॉन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है। तो ये क्या आएगा, बी एल माइनस बी सी अपॉन बी आर। और बी आर क्या है, बी आर है जीरो, और जब ये जीरो है तो अपॉन में किसी के जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और टेन फाइव की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो टेन फाइव की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, जब फाइव तो कितना हो, पाई बाई टू। तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाई टू। कौन लीड कर रहा होगा, वोल्टेज लीड कर रहा होगा, क्योंकि वीएल बड़ी है किससे, वीसी से, तो वोल्टेज लीड कर रही होगी। कौन, अगर मान लीजिए वीसी बड़ी होती, बीसी बड़ी होती, तो देखिए करंट तो ये थी, और बीसी बड़ी होती बीएल से, तो नेट बी कहाँ था, नीचे, तो फिर क्या कर जाता, उसमें उसमें करंट लीड कर जाती। आगे बात समझ में, अगर बीएल बड़ा है तो वोल्टेज लीड करेगा, और बीसी बड़ा है तो करंट लीड कर जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें इसमें, ये हमारे पास कह रहा है एक रेजिस्टेंस है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस दे रखा है इसने 10 ओम, और एक कैपेसिटर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 ओम। मतलब इसका ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव का रिएक्टेंस, और ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस, और इन दोनों के अक्रॉस क्या लगा रखा है, एक वोल्टेज। और एक रेजिस्टेंस ये भी है, और एक रेजिस्टेंस और है, ये कितना, एक 4 का और एक 2 का, और दो, एक कॉइल हो गई और एक कैपेसिटर हो गया, इनका वोल्टेज, इनका रेजिस्टेंस दे रखा, मतलब एक्सल हो गया, ये तो हो गया एक्सल कितना 10, और ये हो गया एक्सी। और ये क्या लगा रखा है, एक अमीटर, और ये सोर्स लगा रखा है 10√2। 10√2 इसके साथ में और कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब कौन सा होगा, वी आर एम एस। ये क्या होगा, वोल्टेज होगा कौन सा, आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वाला। चलिए क्या क्या कर रहा है, फाइंड आउट रीडिंग, फाइंड आउट रीडिंग ऑफ द अमीटर एंड वोल्ट मीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। देखिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ओरल बता दे रहा हूं आपको। देखिए वो एक तो कह रहा है कि करंट की रीडिंग बतानी, तो करंट की रीडिंग कैसा आ जाएगी, आई इज इक्वल टू होगा वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। आर मतलब टोटल दिक्कत, टोटल दिक्कत मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, जेड। तो बस जेड निकाल लो, जेड को किससे डिवाइड कर देंगे, बी से, बी को जेड से डिवाइड कर देंगे तो आई आ जाएगी। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए आई कौन सी करंट नापेगा, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस, एम्पियर आरएमएस, तो और आरएमएस किससे आएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, और वी कौन सी, आरएमएस, और ये आरएमएस ही दे रखा हमें, क्योंकि ये साइन का फंक्शन नहीं दे रखा उसने। चलिए खैर, तो मैं बिल्कुल जेड निकाल सकता हूं। देखिए इन दोनों का आर, टोटल रेजिस्टेंस का रजिस्टर कितना हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6। अगर मैं देखूं एक्सल कितना हो गया 10, और एक्सी कितना हो गया 2। एक्सल और एक्सी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये बैलेंस होकर कितने बच जाएंगे, 8। ये 8 और ये कितना हो गया 6। 8 और 6 क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये क्या होता है, पर वर्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड होते हैं, और ये क्या होंगे, ये होते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90। कैसा बचेगा, इसमें एक्सल बड़ा है एक्सिस से, तो ये वर्टिकल अब बचेगा, और ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, तो एक अप और एक हॉरिजॉन्टल। ये कितना वर्टिकल अब कितना बचेगा, 10 - 2 कितना बचेगा, 8, और ये हॉरिजॉन्टल कितना होगा, 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो 8 और 6 का पाइथागोरस कितना आ जाएगा, 10। तो नेट जेड तो हो गया 10। अब मुझे आई निकालनी, तो आई होगी वी अपॉन जेड। वी कितनी है, 10√2, और आर जेड हमने निकाल दिया 10, तो 10√2 अपॉन 10 कितना आ गया, √2 करंट आ गई। ठीक, तो एम्पियर की रीडिंग कितनी हो गई, √2। अगर वो वोल्टेज पूछ रहा है इसका, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, आप क्या लगा दीजिए, V इक्वल टू होगा I इंटू एक्स। एक्स मतलब इन दोनों का एक्स, ठीक है, इन दोनों का एक्स कितना है, इन दोनों का एक्स कितना है, देखिए वो कितना होगा, एक्सएल माइनस एक्सी, मतलब 10 - 2 कितना बचेगा, 8। तो I इंटू आर, तो इसके अक्रॉस अगर V निकालना तो V इक्वल टू होगा I इंटू आर। आर कौन सा, जो जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज लगा रखा है, तो इसका आर कितना है, इसका एक्स है कितना, 8। ठीक है, तो इसकी जो दिक्कत, इन दोनों की मिला के दिक्कत कितनी है, वो 8 है। तो I इंटू आर, आई की वैल्यू हम निकाल चुके √2, और आर कितना हो गया 8, तो 8√2 हो जाएगी इसकी रीडिंग। तो डायरेक्ट ओरल, अगर बोर्ड एग्जाम में करना है तो इस तरह फॉर्मूले लिख के कर देंगे। तो देखिए, तो हमें जेड स्क्वायर निकालना, तो किससे आएगा, वी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल, एक्स और आर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो इनका पाइथागोरस से निकलेगा जेड। तो जेड स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और एक्सएल कितना था 10, और एक्सी कितना था 2, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 8, 8 का स्क्वायर, और ये 6, तो 6 और 8 का पाइथागोरस कितना आ जाएगा, 10। अब निकालनी आई, तो आई होगा वी अपॉन जेड।
आई कौन सी, आरएमएस वाली निकालेंगे, तो वी भी कौन सा, आरएमएस वाला, और वी जो हमें दे रखा वो आरएमएस वाला देखा कितना 10√2, और जेड हम निकाल चुके कितना, टोटल दिक्कत हम निकाल चुके 10, तो वो कितनी हो गई 10, तो 10 से 10 कट कितना हो गया √2 एम्पियर, तो रीडिंग हो गई अमीटर की वो कितनी हो गई √2, और ये कौन सी करंट आई होगी, आरएमएस वाली। अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर है वो किसके क्रॉस लग रहा है, वो कॉइल के और कैपेसिटर के क्रॉस लग रहा है, तो उनके क्रॉस अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो क्या होगा, तो अगर वो नेट वोल्टेज किसके क्रॉस, वीएल और वीसी, तो क्या होगा, दोनों माइनस होकर मिलेंगे, माइनस क्यों, क्योंकि एक अप होता है तो एक डाउन होता है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो माइनस हो जाएंगे वेक्टर की तरह, तो क्या हो जाएगा वीएल माइनस वीसी, या इस वीएल को लिख सकता हूं आई इंटू एक्सएल, क्योंकि वी इक्वल टू होता है आई आर, तो ये होगा आई इंटू एक्सएल और ये होगा आई इंटू एक्सी, आई कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी है कितना 10 माइनस 2 मतलब 8, और आई कितनी है √2, तो बस 8√2, देखो वही आ गया ओरल। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है फॉर एन एसी सर्किट इम्पीडेंस इज 100 ओम, एक एसी सर्किट है उसका टोटल इम्पीडेंस मतलब जेड, मतलब टोटल दिक्कत कितनी है 100 ओम, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई इज कितना है π/2, जो फेज डिफरेंस है किसमें, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में कितना है π/3 मतलब 60 डिग्री। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, एक तो रेजिस्टेंस बताना है और एक रिएक्टेंस बताने सर्किट के, रिएक्टेंस मतलब एक्सएल बताना है, एक्सी बताना है, और रेजिस्टेंस मतलब आर बताना है, ठीक है जी। तो देखिए अब मुझे रेजिस्टेंस, तो इसने रेजिस्टेंस कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस तो दे रखा है, देखिए चलिए खैर, रेजिस्टेंस तो उसने दे रखा है कितना 10 ओम, ये एल दे रखा है, इस कॉइल का एल दे रखा 1 हेनरी, और इसका कैपेसिटेंस दे रखा 1 माइक्रोफेरेड, और ये एसी सोर्स दे रखा है कितना 100 साइन 10 की पावर 3t, ठीक है, ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो गया 10 की पावर 3 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, पहले तो पूछ रहा है इसका रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस क्या होगा एक्सल, देखो ओरली बता देता हूं मैं आपको, साथ में और क्या पूछ रहा है आगे, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ द अमीटर, मतलब इस करंट भी पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर मुझे एक्सल निकालना तो एक्सल क्या होगा, एक्सल इक्वल होगा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा मुझे दे रखा कितना 10 की पावर 3, और एल मुझे दे रखा 1 हेनरी, तो आंसर एक्सल तो कितना आ गया 1000, 10 की पावर 3 आ गया। ये देखिए मुझे क्या निकालना है एक्सी, तो एक्सी क्या होगा, एक्सी होगा 1/ओमेगा सी, ओमेगा दे रखा 10 की पावर 3, और सी मुझे कितना दे रखा 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब हो गया 10 की पावर -6, तो 1/10 की पावर 3, और ये 10 की पावर -6, तो कितना बचा 10 की पावर -3 बचेगा अपॉन में, और वो ऊपर चला जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 1000, तो एक्सी भी कितना आ गया 1000, एक्सएल भी कितना आ गया 1000। चलिए दोनों वैल्यू हो गई, अब वो पूछ रहा है करंट, तो करंट क्या होगी, आई इक्वल होगी V/Z, टोटल दिक्कत क्या होगी, टोटल दिक्कत होगी, पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो माइनस करके, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और फिर इसके साथ क्या होंगे पाइथागोरस, तो इन ये भी कितना आ गया 1000, ये भी आ गया 1000, तो एक्सएल माइनस एक्सी मिलके कितना आ गया 0, तो बस सिर्फ क्या बचा आर बचा, तो जो नेट जेड है वो क्या होगा, जेड इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के स्क्वायर का होल रूट, मगर एक्सएल और एक्सी इक्वल आ गए तो ये क्या हो जाएंगे 0, तो बस क्या बचेगा आर बचेगा, तो जेड किसके इक्वल हो गया आर के, और वो कितना हो गया 10, तो यहां से आई इक्वल होगी V/Z, और जेड कितनी है 10, और V कितनी आएगी, V आएगी कौन सी, ये तो V नोट, ये क्या है V नोट है, हमें क्या चाहिए I निकलवा रहा है, कौन सी करंट मेजर करेगा RMS, तो I RMS होगी VRMS/Z, और VRMS कैसे निकलेगा, पीक वैल्यू को बाय √2 कर दो, तो 100/√2 तो हो गया VRMS, और अपॉन Z कितना है 10, तो 10 से जब 100 कट होगा कितनी बार कितना हो जाएगा 10, तो 10/√2 आ जाएगी वैल्यू, या कह सकते हैं 5√2। देखिए जी आप बिल्कुल अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे जमाना चाहते हैं क्वेश्चन को तो जमा लीजिए, एक्सएल क्या होगा, एक्सएल इक्वल होगा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 10 की पावर 3 इंटू एल, एल कितना है 1 हेनरी, तो क्या हो गया 1000 ओम, एक्स से निकालना तो 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 10 की पावर 3, और सी कितना था 1 माइक्रो, 1 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 10 की पावर -3 वो ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 3 ओम, तो ये भी कितना आ गया 1000। तो एक्सएल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो जेड होगा वो जेड कितना बच जाएगा आर, क्यों बचेगा, क्योंकि जेड इक्वल होगा जेड स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और ये भी ये दोनों इक्वल हैं, तो ये पोर्शन क्या हो गया 0 0 हो गया, तो जेड स्क्वायर इक्वल हो गया आर स्क्वायर, मतलब जेड इक्वल हो गया आर, और आर कितना है 10। अब हमें निकालनी करंट, तो आई इक्वल टू होगा V/टोटल दिक्कत, टोटल दिक्कत वो कितनी आ गई 10 ही आ गई, और VRMS क्या है, पीक वैल्यू तो दे रखी मुझे 100, तो RMS किससे हो जाएगी बाय√2, 100 को बाय√2 कर दोगे इंटू जेड, जेड कितना है 10, सोल्व करिए इसको, ये कितना बचा 10/√2, √2 से 10 को कट करोगे तो 5√2 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए
इसमें अगर हम बात करें, ये कह रहा है हमारे पास क्या है, एक ये मेरे पास क्या है, एक कॉइल है, एक एक कॉइल है, एक रेजिस्टेंस है, एक मिनट, देखिए एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस आर सी के आर सी सर्किट हो गया, आर है और सी है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, और इसमें एक एसी सोर्स लग रहा है कितना, 220 वोल्ट। अब ये जो वोल्टेज है कैसा दिया होगा, आरएमएस दिया होगा, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दे रखी, कोई साइन फंक्शन कौन फंक्शन नहीं है। चलिए, ये कह रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट है, और बीसी हमसे पूछ रहा है, तो वीसी हमें बताना। तो बीसी बता सकते हो, तो देखिए कैसे बता सकते हैं। अगर हम बात करें तो वीसी और वीआर क्या दोनों एक सेम फेस में होते हैं, नहीं। एक अगर क्या, देखिए ये करंट होती है तो वीआर क्या होता है, हमेशा करंट के लॉन्ग, और वीसी क्या होता है, इसके अपोजिट 90 के एंगल पे डाउन में। तो इन दोनों के रिजल्टेंट से निकलेगा नेट बी। तो नेट वी जो आएगा वो किससे आएगा, बी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अगर मैं जनरल फॉर्मूला लगा दूं बी सी एल सी आर के लिए, तो एल सी आर के लिए वी स्क्वायर क्या होता था, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। मगर यहाँ पे वी एल है नहीं, तो वी एल क्या रख दो, जीरो, और जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बस क्या बचेगा, वी सी। तो क्या होगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, मतलब दोनों का पाइथागोरस, कैसे नेट भी आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना वी सी। तो वी सी क्या हो जाएगा, वी ए नेट बी, ये क्या हो गया, नेट बी है ये, तो नेट बी माइनस बी आर स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। तो बी सी इक्वल होगा नेट बी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो वी है कितना 220, और वी आर कितना है 1110, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके सोल्व कर लेंगे। तो वी यहाँ से क्या आ जाएगा, नेट यहाँ से क्या आ गया, वी सी आ गया। तो वी सी कितना आ गया, 190 वोल्ट। देखिए ये कह रहा है इस सीरीज एलसीआर सर्किट जिसमें आर कितना है 1000 ओम इज कनेक्टेड 200 वोल्ट एसी सप्लाई व्हेन ओनली एंड इज रिमूव। ये कह रहा है ओनली एल इज रिमूव देन वोल्टेज लीड करंट बाय द पाई बाई 3 एंड व्हेन ओनली, ये तो सी, ये कह रहा है जब सी रिमूव करा तब वोल्टेज लीड कर गया कितना, पाई बाई 3, और जब एल इज रिमूव देन वोल्टेज लैग कर गया करंट से कितना, पाई बाई 3 एंगल। कैलकुलेट करंट व्हेन ऑल द 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सर्किट। ये कह रहा है एक एलसीआर सर्किट है, उस एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस दे रखा कितना 100 ओम, और जो एसी सप्लाई का वोल्टेज है वो कितना है 200 वोल्ट, और जब सिर्फ वोल्टेज दे रखा है तो इसका मतलब कौन सा दिया होगा, आरएमएस, ठीक। अब वो कह रहा है इसमें से अगर मैं सी हटा दूं तो उस केस में वोल्टेज लीड करता है कितना, पाई बाई 3, किससे, करंट से। और अगर मैं एल हटा दूं, सिर्फ एल हटाऊं, केवल एक सी को, अगर सी हटा दिया तो क्या हो गया, आर और एल रह गया, और अगर वो कह रहा है एल हटा दूं तो आर और सी रह जाएंगे। तो उस केस में अब जब करंट क्या कर रही है, करंट लैग, मतलब वोल्टेज उस केस में अब लैग कर गया करंट से कितना, पाई बाई 3। तो जब सी हटा रहे हैं तो वोल्टेज लीड कर रहा है पाई बाई 3, और जब एल हटा रहे हैं तो करंट वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। तो उस केस में वोल्टेज लीड कर रहा था और इसमें वोल्टेज लैग कर रहा है। यहाँ लीड कितना कर रहा है, पाई बाई 3, और यहाँ लैग कितना कर रहा है, पाई बाई 3। तो दोनों केस में अगर सी को हटाता हूं तो लीड करता है पाई बाई 3, और एल को हटाता हूं तो लैग करता है पाई बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ, जब लैग और सी को और एल को हटाने में इंक्रीज और डिक्रीजमेंट क्या आता है, सेम आता है। मतलब एक केस में लीडिंग आएगी और एक केस में लैंगिंग आ रही है, ठीक है, मगर दोनों केस में फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, वहां भी पाई बाई 3 और यहां भी पाई बाई 3। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सएल और एक्ससी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब वीएल और वीसी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गए बात को, नहीं, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ये कह रहा है सी को हटाने से वोल्टेज लीड करता है पाई बाई 3, और एल को हटाने से लैग कर जाता है पाई बाई 3। दोनों की लीडिंग और लैगिंग क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्ससी और एक्सएल इक्वल होंगे, और ये कह सकते हैं बीएल और बीसी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब बीसी और बीएल इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो टोटल जेड होगा वो सिर्फ आर हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट इंपीडेंस हो जाएगी सर्किट की वो सिर्फ आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में तो फेज डिफरेंस इस केस में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब हमसे, वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट करंट व्हेन द 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। जब 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो टोटल करंट क्या आएगी, टोटल करंट आई इक्वल होगी वी अपॉन आर, और वी कितना है जी 200, और आर कितना रह जाएगा, इसमें जो नेट दिक्कत होगी वो तो सिर्फ आर के इक्वल हो जाएगी। तो जब नेट इंपीडेंस निकालेंगे जेड तो वो क्या होगा, वो केवल एक्सएल और एक्ससी क्या होगा, इक्वल हो गए, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। तो सिर्फ क्या बचेगा, आर। तो आर कितना है 1000, तो जेड हो जाएगी आर के।
तो जेड तो आ गया 100 और वी कितना है 200, तो करंट कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन हो गई ओरल। ठीक है, अब इसे कॉपी पे जमाना अगर बोर्ड एग्जाम में करना है तो देखिए कैसे करेंगे जी। तो देखिए इसने कहा है कि tan फाई, अगर हम tan फाई की बात करें तो tan फाई किससे निकलता है, x अपॉन आर से या v x अपॉन वी आर से। तो चलिए x की बात कर लेते हैं, तो एक्सएल माइनस एक्सी, एक्स नेट x तो किससे आएगा एक्सएल माइनस एक्सी और अपॉन आर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होगा tan फाई। चलिए वो कह रहा है व्हेन द ओनली c इज रिमूव, जब c रिमूव कर दूंगा तो एक्सएल हो गया जीरो, मतलब एक्सी क्या हो जाएगा जीरो, सी को रिमूव कर दिया तो tan फाई क्या हो जाएगा एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा। ठीक, और उस केस में तो रखिए जरा वैल्यू। अब इसमें आर मुझे कितना दे रखा है 100, आर मुझे कितना दे रखा है 100, और फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई बाई 3। जब सी को हटा देता हूं तो जो फाई है वो कितना वोल्टेज क्या कर जाता है, लीड कर जाता है कितना पाई बाई 3। तो फाई की वैल्यू तो हो गई पाई बाई 3 और आर मुझे दे रखा 100, तो यहां से एक्सएल आ गया कितना आर tan फाई, आर एक्सएल आ जाएगा आर इंटू tan फाई, आर की वैल्यू हो गई 100 और tan फाई वैल्यू हो गई पाई बाई 3। तो tan की वैल्यू पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो tan 60 कितना होता है √3, तो यहां से एक्सएल आ गया 100 √3। चलिए व्हेन ओनली L इज रिमूव, जब L को रिमूव कर दूं तो अब जब L को रिमूव करता हूं तो देखिए tan फाई क्या रह जाएगा, अब उस केस में एक्सएल क्या हो गया जीरो, तो बस क्या बचेगा एक्सी, तो एक्सी अपॉन आर, ये माइनस, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होता है, एक्सएल हो गया जीरो, तो ये माइनस साइन किसको इंडिकेट करेगा, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा होगा कि जो वोल्टेज है वो अब क्या कर जाएगा लैग कर जाएगा, और लैग कहा भी उसने कि जब एल को हटाता हूं तो ये क्या, तो माइनस साइन सो वोल्टेज लैग द करंट, कि वोल्टेज क्या कर रहा है लैग कर रहा है, अगर माइनस का आएगा तो वोल्टेज लैग कर गया और प्लस का आता तो लीड कर गया। चलिए तो इस केस में तो अगर बात करें इसमें एक्सी, तो एक्सी अगर मैं निकालूंगा तो आर इंटू tan फाई। ठीक, अगर आप इस माइनस साइन को बरकरार करते हैं तो रख लीजिए, अगर यहाँ माइनस का रखोगे तो यहाँ फेज डिफरेंस भी कितना रखना पड़ेगा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि जब एल को हटाते हैं तो वोल्टेज क्या कर जाता है लैग, लैग का मतलब यानी कि करंट लीड कर जाती है, करंट लीड करेगी तो फाई कैसे रखा जाएगा माइनस का, या फिर इस माइनस को हटाइए न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए तो भी आप क्या रखेंगे फिर पाई बाई 3। तो यहाँ से भी कितना आ गया आर की वैल्यू रख दी 100 और हमें tan फाई कितना है पाई बाई 3, कितना माइनस का पाई बाई 3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से भी tan√3। तो देखिए एक्सएल भी कितना आ गया 100√3 और एक्ससी भी कितना आ गया, एक्ससी भी आ गया कितना 100√3, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। तो जेड सिर्फ किसके इक्वल बचेगा आर के, क्योंकि जेड इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल का स्क्वायर, और एक्सएल एक्सी इक्वल हो गया तो वो पार्ट हो जाएगा जीरो, तो सिर्फ जेड इक्वल होगा आर के, और आर कितना 100, तो बस आई आ गई वी अपॉन जेड, वी अपॉन जेड, वी कितना है 200 और जेड कितना है आर के इक्वल, वो कितना आ गया 100, तो करंट कितनी आ गई 2 एम्पियर। तो देखिए ओरल भी इसको हम निकाल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉपी देखिए जब फिजिक्स आपको सीखनी है तो फिजिक्स स्टार्ट करिए सीखना, कॉपी पे वैल्यू को जैसी जो भी क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़िए, जो भी वैल्यू दे रखी तुरंत लिख लीजिए और तुरंत लिख के फिर उसको सेट करना शुरू करिए। मगर एक बार जब आप थोड़ा थोड़ा सा सीख जाएं तो फिर तो आप ओरल करने की कोशिश करें इसे फिजिक्स को, ठीक है, इसे इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप फिजिक्स में पेपर देखेंगे नीट का या आईआईटी का तो 80% प्रॉब्लम क्या है बगैर पेन चलाए ही हो जाएंगी, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि आप रखते हैं, थोड़ी सी समझ, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो बिगाड़ती है हमें, समझ समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम है, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इज 10 वोल्ट, हर एक जो एलिमेंट है आर बी एल बी, मतलब आर बी कितना है 10, एक्सएल भी कितना है 10 वो एक्स, वी आर भी कितना है 10 वोल्ट, वी एल भी कितना है 10 वोल्ट और वी सी भी कितना है 10 वोल्ट। वो कह रहा है एक एलसीआर सीरीज सर्किट है जिसमें वोल्टेज अक्रॉस द ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 10 10 10। इफ कैपेसिटर इज शॉर्ट, कैपेसिटर को क्या कर दिया जाए शॉर्ट कर दिया जाए, कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट देन कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बताना है कितना होगा अगर कैपेसिटर को क्या कर दिया जाए शॉर्ट कर दिया जाए। ये होमवर्क में आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, आप इसे करिए, नहीं होता तो ठीक है आप छोड़िए इसको भी और तैयारी भी छोड़िए, और आपसे हो जाता है तो तैयारी कंटिन्यू रखें अपनी। समझ में आ गई क्वेश्चन, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, इसमें तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। वो कह रहा है कैपेसिटर को अगर हम क्या कर दें शॉर्ट कर दें, कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड देन कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। कोई भी सर्किट शॉर्ट कब होता है जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए उसका जीरो, रेजिस्टेंस जीरो मतलब करंट क्या हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, प्लस माइनस आपस में डायरेक्ट जुड़ गए मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया बीच में जीरो हो गया। चलिए आर्टिकल 3 का बी पार्ट अब देख रहे हैं रेजोनेंस।
रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस कंडीशन जब होगी जब करंट क्या हो, किसी भी सर्किट में मैक्सिमम हो, और वो मैक्सिमम करंट फ्लो कब होती है? जब इंपीडेंस क्या हो, मिनिमम हो, और इंपीडेंस कम से कम कितना होगा? जेड। तो मिनिमम इंपीडेंस कब हो सकता है? जब जेड किसके इक्वल हो जाए? आर के। और आर कब हो सकता है? जब एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए? इक्वल। यह कह सकते हैं, और एक्सएल और एक्सी इक्वल होंगे तो इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? उस समय जीरो हो जाएगा। तो देखिए, तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी? व्हेन वोल्टेज एंड करंट, जब वोल्टेज और करंट क्या हो जाए? सेम फेस में हो जाए। मतलब जो वोल्टेज है सिर्फ किसका बचे? वी आर का, और करंट तो करंट रहेगी, क्योंकि वी एल। और देखिए, वोल्टेज करंट के अलोंग कब होगा? नेट वोल्टेज करंट के अलोंग कब होगा? जब नेट वोल्टेज किसके इक्वल हो जाए? वी आर के। सिर्फ रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज बचे, और रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज कब बचेगा? जब वी एल और वी सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो आपस में अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो कह रहा है व्हेन वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेस, जब वोल्टेज और करंट क्या हो जाए? सेम फेस में हो जाए, देन रेजोनेंस अकर्स इन द सर्किट। इट मींस एट रेजोनेंस फेस डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या हो गई? जब वोल्टेज और करंट के बीच में फेस क्या हो? सेम हो, या वोल्टेज और करंट सेम फेस में हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। और उस केस में फेस डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। और फेस डिफरेंस जीरो होगा या वोल्टेज करंट के अलोंग होगा, वो कब हो सकता है? जब वी एल क्या हो जाए? जब एक्सएल और एक्सी, जब एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए? इक्वल, या कह सकते हैं एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तभी तो होगा ये कंडीशन। चलिए, क्योंकि एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए तो आपस में इक्वल होकर कैंसिल हो जाएंगे, बस क्या बचेगा? आर बचेगा। तो इसमें देखिए, तो एक्सएल इक्वल हो जाएगा एक्सी के, या एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा एल, और एक्सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी। तो यहां से हम क्या करें? ओमेगा उधर ले जाए, एल को इधर, तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो गया 1/एल सी। और ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी कौन सी कहलाएगी? रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल होगी, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो 1/एल सी का रूट, और 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, तो 1/√एल सी। जहां ओमेगा आर क्या है? ये इस किस में होगी? रेडियन पर सेकंड में, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा आर है क्या? ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2πf। तो अब इंटू क्या है? 1/√एल सी। तो यहाँ से अगर हम एफ निकालेंगे तो एफ क्या हो जाएगा? टू पाई अपॉन में आ जाएगा। तो एफ निकालें तो 1/2π√f। ये फ्रीक्वेंसी है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। तो यहाँ एफ आर क्या है? ये इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? हर्ट्स, ये साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आ रही? 1/√एल सी। एल आ रहा, सी आ रहा, मगर आर नहीं आ रहा। तो ध्यान रखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट रहती है किससे? रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पार्ट देखिए, तो समझ में आ गई बात। रेजिस्टेंस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब फेस वोल्टेज और करंट सेम फेस में हो, और वो सेम फेस में कब हो सकते हैं? जब एक्सएल और एक्सी इक्वल हो, या कह सकते हैं वी एल और वी सी क्या हो? इक्वल हो, या कह सकते हैं फेस डिफरेंस क्या हो? जीरो। तमाम कोई भी बातें लिख सकते हैं कंडीशन। देखिए, थर्ड का सी पार्ट, थर्ड आर्टिकल का सी पार्ट, व्हाट हैपन एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पर होगा क्या? तो रेजोनेंस पे फेस डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। जब फेस डिफरेंस जीरो होगा तो कह सकते हैं वी एंड आई आर इन द सेम फेस, तो फाई क्या हो जाएगी? जीरो। तो कह सकते हैं नेट वोल्टेज और करंट क्या होंगे? सेम फेस में लाई करेंगे। या उस केस में एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएगा? इक्वल, मतलब नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, और उस केस में वी एल और वी सी भी क्या हो जाएंगे? जीरो। मतलब वोल्टेज ऑफ द एल सी कॉम्बिनेशन, अगर एल और सी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करूं तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं और दोनों अपोजिट होते हैं। अगर वी एल का होता है अप तो बी सी का होता है डाउन, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट है। अपोजिट तो होते ही हैं, और रेजोनेंस कंडीशन पे क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो नेट एल सी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज देखें तो क्या हो जाएगा? जीरो। यह उस समय कह सकते हैं कि जेड है, वो जेड क्या हो जाएगा? आर के इक्वल, क्योंकि जेड मिनिमम, उस समय जेड क्या हो जाएगा? मिनिमम। जेड मिनिमम क्यों? क्योंकि जेड इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के स्क्वायर का होल रूट। मगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी? जीरो। तो जेड सिर्फ किसके इक्वल होगा? आर के। तो उस समय जेड क्या होगा? अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा, वो कितनी होगी? आर। और जब जेड मिनिमम होगा, मतलब दिक्कत मिनिमम होगी, तो करंट फ्लो क्या होगी? मैक्सिमम। तो उस समय आई इक्वल टू क्या होगी? वी अपॉन जेड। मगर जेड है किसके इक्वल? आर के। क्योंकि जेड मिनिमम है तो आई क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो इस केस में जो आई मैक्सिमम हो जाएगी रेजोनेंस में, तो आई इक्वल होगी वी अपॉन आर, क्योंकि जेड किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। तो ये किस समय जो करंट है वो मैक्सिमम होगी, और इसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस करंट। तो देखिए, रेजोनेंस करंट का मतलब हो गया मैक्सिमम करंट। अब आर्टिकल थर्ड का डी पार्ट, ये क्या है? जेड वर्सेस एफ फ्रीक्वेंसी ग्राफ हम देख रहे हैं। ठीक है, एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में हम जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से जेड कैसे चेंज करेगा? अगर हम बात करें तो नेट, अगर हमारे पास देखिए
नेट जो जेड होगा किसी भी एलसीआर सर्किट का वो क्या होगा, जेड स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। अब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एक्सएल क्या होगा, बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा मगर एक्ससी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एक्सएल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली, और ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये पार्ट जीरो होगा, तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, एक्सी। तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसमें जेड क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का होल रूट, तो उस समय क्या होगा, वो मैक्सिमम। मगर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और एक्सी की वैल्यू घटेगी, तो ओवरऑल जेड क्या होगा, डिक्रीज, और मिनिमम हो जाएगा किस पे, जब एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिस पे एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे, इक्वल, और इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा कितना, आर, क्योंकि जेड में, आर में जो पार्ट ऐड हो रहा था वो जीरो हो जाएगा, जब एडिंग पार्ट जीरो हो गया तो उस समय जेड क्या होगा, मिनिमम होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। मगर जैसे ही फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ेगी तो फिर एक्सी की वैल्यू बढ़ने लगेगी, कहने का मतलब इसका ओवरऑल स्क्वायर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो समझ रहे हैं बात को, जब एफ क्या था, जीरो, तो एक्सएल क्या था, जीरो, तो उस समय जब देखिए, जब एफ फ्रीक्वेंसी क्या थी, जीरो, तो एक्सएल तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, यानी कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सएल भी जीरो। मगर एक्सएल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली, और जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, एक्सी इनफाइनाइट होगा तो जेड भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसलिए देखिए ग्राफ किसको मीट कर रहा था, इन्फिनिटी को, कब, जब फ्रीक्वेंसी क्या थी, जीरो। मगर जब फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के, तो उसमें एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे, इक्वल, और इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, सिर्फ जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, और वो क्या होगा, मिनिमम। और उस केस में अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कहीं जाके फिर इन्फिनिटी होगी। जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाएगी तो एक्सएल तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और एक्सी क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये एक इनफाइनाइट हो गया तो ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो उस केस में भी जेड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और जेड इनफाइनाइट हो जाएगा तो ग्राफ फिर किसको लाइक करेगा, इन्फिनिटी को। तो इस टाइप से ग्राफ होगा, जीरो फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट और इन्फिनिटी पे क्या होगा, इनफाइनाइट, और जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो उस समय जेड मिनिमम हो जाएगा किसके इक्वल, आर के। तो इस टाइप से वेरी करेगा। ये पॉइंट ए ले लिया, बी ले लिया और ये सी ले लिया। इस कंडीशन पे क्या है, ए पॉइंट क्या है, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, या कह सकते हैं एक्सी, एक्सएल बड़ा है किससे, वो एक्सी बड़ा है एक्सएल से। इस कंडीशन पे एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए। ये कंडीशन कौन सी हुई, जिसमें फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटी है। ये कंडीशन कौन सी हुई, जिसमें फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। और ये कंडीशन किसमें हुई, जिसमें फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो गई। इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन पे एक्सएल छोटा होगा, एक्सी बड़ा होगा। इस कंडीशन पे एक्सएल एक्सी इक्वल हो जाएंगे। इस कंडीशन पे क्या होगा, एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल बड़ा हो जाएगा, एक्सी छोटा हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, तो देखिए ये कह रहा है फोर सीरीज एलसीआर सर्किट व्हेन एफ इंक्रीज, जैसे जैसे मैं एफ बढ़ाऊंगा देन जेड फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज एट रेजोनेंस जेड इज मिनिमम। तो जैसे जैसे एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे जेड बढ़ेगा, पहले जेड घटेगा और उसके बाद फिर क्या होगा, तो पहले तो जेड क्या होगा, डिक्रीज, और फिर क्या होगा, इंक्रीज। तो देखिए वही है, जैसे जैसे हम एफ बढ़ा रहे थे पहले तो जेड पहले डिक्रीज होता जा रहा है और क्या हो गया, मिनिमम, और मिनिमम किस पर आ गया, आर के इक्वल, और उसके बाद फिर एफ क्या होगा, इंक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगा, जेड इंक्रीज। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी अगर पहले हम क्या करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जेड क्या होगा, पहले डिक्रीज और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज, और मिनिमम होता है किस पे, रेजोनेंस कंडीशन पे, उस समय क्या होता है, किसके इक्वल होता है, वो आर के इक्वल हो जाता है। चलिए जैसे अगर हम बात करें सिर्फ अगर हमारे पास केवल क्या होता है, केवल अगर हमारे पास क्या होता, आर एल होता, सी होता ही नहीं, तो अगर आर एल सर्किट होता तब हम जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देख रहे हैं। तो जब केवल हमारे पास आर है और आर तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता नहीं, तो आर की जेड आर के इक्वल तो रहेगा ही। तो इस केस में अगर आर एल है तो इस केस में जेड जो होगा वो जेड होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर का, क्योंकि दोनों के पाइथागोरस क्यों, क्योंकि आर होगा हॉरिजॉन्टल और एक्सएल क्या होगा, वर्टिकल। तो इन दोनों का पाइथागोरस होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, मतलब एक्सी क्या कर दिया, जीरो। तो इसमें देखिए जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, तो एक्सएल क्या होगा, जीरो। तो उस केस में जेड किसके इक्वल होगा, आर के। तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो थ्री होगी तो जेड किसके इक्वल होगा, आर के। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सएल बढ़ेगा, और एक्सएल बढ़ेगा तो जेड भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो अभी हमने ग्राफ देखा उसका मिडिल पॉइंट ही तो है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये इधर इस वाला लेफ्ट राइट वाला पार्ट हो गया, लेफ्ट वाला ये था इधर।
वो किस केस का हो गया, वो कब हो जाएगा, अगर जब हम क्या लेंगे, आर और सी लेंगे, आर और एल लेंगे तो ये वाला हो गया था, और आर आर सी लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। देखिए अगर मैं आर सी सर्किट ले रहा हूं, केवल आर है और कैपेसिटर है, तो उस केस में जेड हो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर का पाइथागोरस। पाइथागोरस क्यों, क्योंकि आर होगा हॉरिजॉन्टल तो एक्स सी कहाँ होगा, नीचे, वर्टिकल होंगे एक दूसरे के, और वर्टिकल परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होंगे, पाइथागोरस। अब देखिए जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्स सी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स सी क्या होगा, इन्वर्सली होता है फ्रीक्वेंसी के, और अपॉन में जीरो आ जाए किसी के तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो पूरा जेड क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट, तो इसलिए इन्फिनिटी को, जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो इन्फिनिटी को टेंस करेगा जेड। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और एक्सएल की घटेगी तो जेड भी क्या होगा, घटेगा, जैसे जैसे एक्सएल घटेगा तो जेड भी क्या होगा, घटता जाएगा, तो जेड घटता चला जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन क्या आ जाएगी, जब जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, तो उसमें रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी। मगर रेजोनेंस कंडीशन किस में होती है, जब एल सी आर तीनों हो। ठीक है, तो देखिए इस ए पॉइंट पे क्या था, ये एल सी आर सर्किट था सीरीज में, और ये इस टाइप से कंडीशन आ गई थी। तो अगर बात करें ए पॉइंट की, एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पे क्या था, ए पॉइंट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। ए पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है जिसपे फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, किससे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। तो ए पॉइंट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इस केस में एक्ससी बड़ा हो जाएगा किससे, एक्सएल से। और जब एक्ससी बड़ा होगा, क्योंकि जो एक्ससी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो इसलिए इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होगा, मतलब एक्ससी बड़ा हो जाएगा एक्सएल से, तो नेट रिएक्ट जो कैसा रेजिस्टेंस कहलाएगा, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का दबदबा होगा इसमें। तो इस केस में क्या होगा, जो फाई है, जब कैपेसिटर का दबदबा होगा तो इसका मतलब एक्स, जब एक्ससी बड़ा हो गया एक्सएल से, तो नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा, डाउन, और हॉरिजॉन्टल होगा ये। तो अगर मैं बात करूंगा तो इधर जाएगा आर, या इधर इधर जाएगा आर, तो ये एक्स सी माइनस एक्सएल कहाँ होगा, डाउन, क्योंकि एक्स सी बड़ा है आपके एक्सएल से, तो अगर एक्सएल बड़ा होता तो ऊपर जाता। तो इस केस में अब जब वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वी आर तो होगा ये, वी आर होगा ये, और क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो बी एक्स, वी सी माइनस वी एल कहाँ आएगा, नीचे, तो आपके वोल्टेज लीड कर जाएगा, वोल्टेज लैग कर जाएगा करंट से। तो इस केस में फाई कैसा आएगा, माइनस, जब कैपेसिटिव क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटर कहाँ होता है, कैपेसिटर लैग कराता है, और वोल्टेज और इंडक्टेंस क्या कराता है, लीड कराता है, किसको, वोल्टेज को। तो इस केस में जब एक्ससी बड़ा है एक्सएल से, तो इस केस में फाई कैसा आएगा, नेगेटिव, मतलब वोल्टेज लैग कर जाएगी करंट से। और इसमें कह सकते हैं नेचर कैसी होगी, तो वो कैपेसिटिव नेचर हो जाएगी। बात करते हैं जैसे पॉइंट सी पे, एट पॉइंट सी, अगर सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट, सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट वो है जिसमें फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अधिक हो गई, तो ए पॉइंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो सी पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है जिसपे फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो गई। अब जब फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाएगी तो एक्सएल बड़ा हो जाएगा एक्सी से, तो उस केस में क्यों, क्योंकि एक्सएल डायरेक्टली प्रश्न होता है फ्रीक्वेंसी के, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ जाएगा, और एक्सएल बढ़ जाएगा तो एक्सएल बड़ा हो जाएगा एक्सी से। और जब एक्सएल बड़ा हो गया तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, तो उस केस में फेज डिफरेंस कैसा आएगा, प्लस, मतलब वोल्टेज अब जब लीड कर जाएगा करंट को, और नेचर कैसी हो जाएगी, इंडक्टिव। बात करें सी पॉइंट, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट क्या था जिसपे रेजोनेंस आ गया था, तो ए पॉइंट बी की बात करें तो ए पॉइंट ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये बी पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है जिस पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के क्या है, इक्वल है। जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो वहां पे एक्सएल एक्सी इक्वल हो जाएंगे, और जब एक्सएल एक्स से इक्वल हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जो नेट वोल्टेज है वो सिर्फ किसका बचेगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज बचेगा, और रेजिस्टेंस का वोल्टेज सिर्फ किसके लॉन्ग होता है, करंट के लॉन्ग। या ऐसे कह लो जो नेट दिक्कत है वो किसकी बचेगी, एक्सएल और एक्सी तो आपस में लड़के कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो दिक्कत के केवल किसकी बचेगी, रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, करंट के लॉन्ग, तो वोल्टेज फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसमें वोल्टेज और करंट क्या हो जाएंगी, सेम फेज में आ जाएंगी, तो नेचर कैसी हो जाएगी, रेजिस्टिव। देखिए अब आर्टिकल 3 का ई पार्ट, इसमें क्या है, आई वर्सेस एफ, रेजोनेंस कर्व के लिए हम देख रहे हैं। तो रेजोनेंस कर्व के लिए आई का और फ्रीक्वेंसी का कर्व अगर देख रहे हैं तो देखिए आई इजिकल टू क्या होती है, वी अपॉन जेड। अभी हमने देखा कि क्या करेंगे, एलसीआर सर्किट में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी वैसे वैसे जेड पहले डिक्रीज हो रहा था, और पहले मिनिमम होके फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो z डिक्रीज होगा तो करंट पहले बढ़ेगी, अगर z घटेगा तो करंट बढ़ेगी, और जब z क्या होगा, इंक्रीज, तो करंट क्या होगी, डिक्रीज। तो करंट पहले इंक्रीज होगी और फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये क्या होगी, जिस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की इक्वल आ जाएगी तो उस समय z मिनिमम हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और वो क्या कहलाती है, रेजोनेंस करंट, v अपॉन आई। तो ये इस समय क्या हो जाएगी, रेजोनेंस करंट, ये क्या होगी, मैक्सिमम। एक बात करें,
यहाँ पे एक ये फ्रीक्वेंसी, एक लो फ्रीक्वेंसी, इसे बोल रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी, और ये हाई फ्रीक्वेंसी, ये इसे बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर क्या होगी, जो अगर हम बात करें दो फ्रीक्वेंसी आएंगी जिस पे पावर, इसे बोलते हैं 1/√2। 1/√2 मीन्स करंट, जो मैक्सिमम करंट है, इस मैक्सिमम करंट का बाय√2 टाइम्स पे जो करंट मिलेगी उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो समझ गए। तो अब ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दो होंगी, एक लोवेस्ट, एक तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं उस समय जब करंट बढ़ रही है, एक तो जब पॉइंट मिलेगा, और जब करंट घटेगी एक बार पॉइंट जब मिलेगा। तो हमें हाफ पावर की दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। हाफ पावर समझ गए। हाफ पावर क्या है, वो पावर जिस पे क्या हो जाए, करंट क्या हो, जो करंट है वो मैक्सिमम करंट की कितनी हो जाए, 1/√2 टाइम्स, वो क्या कहलाएगी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम करंट के बाय√2 टाइम्स हो जाए, तो उसे बोलेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और वो उसकी दो वैल्यू आएंगी, एक लोवेस्ट और एक हाईएस्ट, क्योंकि करंट जब बढ़ रही होगी एक तो पॉइंट जब मिलेगा, और एक करंट जब घट रही होगी तब मिलेगा। चलिए, तो इसकी पहला पॉइंट अगर हम देखें ई का, तो ये कह रहा है द सीरीज इन सीरीज LCR सर्किट व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज देन करंट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज एंड एट द रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे पहले करंट बढ़ेगी और फिर घटेगी, और मैक्सिमम मिलेगी किस पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। दूसरा पॉइंट देखिए, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दो होंगी, एक लोवेस्ट और एक हाईएस्ट। क्या होती है ये, इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन किसकी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की। तो डेफिनेशन फर्स्ट, ये कह रहा है दीज आर द फ्रीक्वेंसीज एट विच पावर बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। वो फ्रीक्वेंसी जिस पे पावर क्या हो जाए, मैक्सिमम पावर के क्या हो जाए, हाफ आ जाए। मतलब जो पावर है वो मैक्सिमम पावर के क्या हो जाए, हाफ। पावर होती क्या है, I² R या B²/R, आई की फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि आई का ग्राफ देख रहे हैं किसके साथ में, आई का वेरिएशन देख रहे हैं F के साथ में, तो इसलिए पावर की इक्वेशन क्या ले रही, आई की टर्म्स में। तो पावर इक्वल होगी I²/R। ये कह रहा है कि क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम जो पावर है वो मैक्सिमम पावर के हाफ होनी चाहिए। तो हाफ कब होगी, जब क्या हो जाए, I² की वैल्यू क्या हो जाए, बाई 2। I² की वैल्यू अगर बाई 2 हो जाएगी तो पावर भी क्या हो जाएगी, हाफ, क्योंकि यही तो चेंज हो रहा है, आई तो चेंज हो रहा है, तो आई हाफ नहीं होना चाहिए, I² क्या हो जाना चाहिए, हाफ। तो I² क्या हो जाएगा, हाफ। अब I² हाफ कब होगा, जब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं आई का स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट कितना आ जाएगा, 1/√2। तो मैक्सिमम, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे पावर क्या हो जाए, मैक्सिमम पावर के हाफ हो जाए। और वो कब मिलेगी, वो उस कंडीशन में मिलेगी जिस पे करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम करंट के बाय√2 टाइम्स हो जाए। तो जब करंट क्या होगी, मैक्सिमम करंट के बाय√2 टाइम्स होगी, तो उस समय पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर के हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन, these are the frequencies at which current is the equal to the 1/√2 times of the maximum, और ये कह सकते हैं रेजोनेंस करंट। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम करंट के बाय√2 टाइम्स हो जाए, या वे फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे पावर क्या हो जाए, मैक्सिमम पावर के हाफ हो जाए। तो देखिए, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, जो करंट है वो क्या हो जाएगी, बाय√2 टाइम्स हो जाएगी किसके, मैक्सिमम करंट के या रेजोनेंस करंट के, क्योंकि मैक्सिमम करंट कब मिलती है, रेजोनेंस कंडीशन पे, रेजोनेंस करंट। चलिए, तो ये क्या होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें जो करंट है, करंट आएगी किससे, V/Z से, और ये क्या होगी, 1/√2 इंटू मैक्सिमम पावर कितनी होगी, जब Z क्या होगा, मिनिमम, और Z मिनिमम किसके इक्वल होगा, R के। तो मैक्सिमम करंट तो होगी V/R, और नॉर्मल करंट कितनी होगी, V/Z। तो नॉर्मल करंट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर के बाय√2 टाइम्स। तो V/Z इक्वल हो गया 1/√2 V/R। ये हो गई मैक्सिमम करंट रेजोनेंस कंडीशन पे, और ये होगी नॉर्मल करंट। चलिए, अब यहाँ पे क्या, अगर इससे सोल्व करें तो V से V कट हुआ, तो यहाँ पे Z इजिकल टू कितना हो गया, √2 टाइम्स ऑफ R। तो Z इक्वल हो गया √2 टाइम्स ऑफ R। तो ये Z² करेंगे तो Z² इक्वल हो गया 2R²। यहाँ से अगर हम देखें अब Z² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, LCR सर्किट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना आ रहा है, 2R²। तो यहाँ से सोल्व करिए, R² ये है, और ये कितना है, XL माइनस XC का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल कर आ रही 2R²। तो देखिए, एक R² तो यहाँ चला गया, तो बाकी इसकी वैल्यू कितनी बची, R² ही तो बची। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो XL माइनस XC इक्वल टू होगा R। XL माइनस XC का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया, R² के। तो XL माइनस XC क्या हो जाएगा, R। तो इस केस में ये भी कंडीशन आ गई।
कि जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स जो नेट रिएक्टेंट्स, एक्सएल माइनस एक्सी का मतलब है नेट रिएक्टेंट, नेट रिएक्टेंट्स किसके इक्वल हो जाए, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो उससे में क्या मिलेगी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन यहां से बन जाएगी, क्या है जी डेफिनेशन थर्ड, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज एट विच नेट रिएक्टेंट्स मतलब एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। तो तीन डेफिनेशन हो गई, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे पावर क्या हो जाए, मैक्सिमम पावर के हाफ हो जाए, या वो फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम करंट के बाय रूट 2 टाइम्स, या वो फ्रीक्वेंसी जिस पे नेट रिएक्टेंट्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए एट, अगर हम बात करें ऐसे किस इंडिकेट कर सकते हैं, एफ ये क्या है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये लो वाली और ये हाईएस्ट वाली, तो एट एफ एल और एफ एच मतलब लोवेस्ट और हाईएस्ट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, उस पर क्या होगा, पावर जो होगी वो हाफ हो जाएगी मैक्सिमम पावर के, या जो करंट है वो वाई रूट 2 टाइम्स हो जाएगी मैक्सिमम करंट के, या इस केस में जो रिएक्टेंट्स है वो इक्वल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ में अगर हम बात करें जो पावर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं उनके बीच की जो गैप है, उनका जो डिफरेंस है, मतलब उनका जो डिफरेंस है क्या, तो ये कह रहा है इट इज द सेपरेशन, और ये कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, दो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो सेपरेशन है या डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होगा, डेल्टा एफ, और डेल्टा एफ किसे मिलेगा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो गई और ये लोवेस्ट हो गई, इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे, बैंडविड्थ, जो किससे निकलेगा, डेल्टा एफ से। दूसरा एक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, और ये कह सकते हैं मैग्नीफाइंग फैक्टर, ये लिखते हैं इसे क्यू फैक्टर। जो क्वालिटी फैक्टर है या मैग्नीफाइंग फैक्टर या क्यू फैक्टर वो किससे आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टोर एनर्जी अपॉन एनर्जी लॉस्ट। स्टोर एनर्जी और लॉस एनर्जी का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर क्यू। तो बात करें देखिए, तो ये कह रहा है इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये कह रहा है बेसिकली क्यू फैक्टर इज बेसिकली क्यू फैक्टर ऑफ एसी ऑफ एन एसी सर्किट। एसी सर्किट का अगर क्वालिटी फैक्टर देखें तो क्या होगा, इंडिकेट्स अबाउट द रेशो ऑफ स्टोरेज एनर्जी एंड एनर्जी लॉस। तो किसी भी एसी सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर अगर हम देखें तो वो किससे रिप्रेजेंट होता है, रेशो से रिप्रेजेंट होता है, किसके, स्टोरेज एनर्जी और लॉस एनर्जी के रेशो से रिप्रेजेंट होता है। चलिए, तो यहाँ पे जो Q है वो क्या आ जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन डेल्टा एफ, डेल्टा एफ मतलब बैंडविड्थ, ठीक है। अब इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएल अपॉन, और इसे लिख सकते हैं आर। तो यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या आएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन डेल्टा एफ। डेल्टा एफ मतलब आप समझ रहे हो बैंड लेंथ, मतलब एफ एच माइनस एफ एल, यह इक्वल होगा एक्सएल अपॉन आर के, या इक्वल होगा एक्सी अपॉन आर के। क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये इसकी वैल्यू है, यहां से हम निकाल सकते हैं एफ आर अपॉन डेल्टा एफ, या कह सकते हैं एक्सएल अपॉन आर, या कह सकते हैं एक्सी अपॉन आर से। देखिए Q इज द यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी आ रहा है, या रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यहाँ देखिए Q इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सएल अपॉन आर। अब एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल, अपॉन में क्या है आर। तो अगर मैं क्या करूं, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन रूट एल सी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए तो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कब आ रही है, क्वालिटी फैक्टर जो रेजोनेंस कंडीशन पे तो आएगी, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन रूट एल सी, क्योंकि जो ओमेगा है ये कौन सी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस कंडीशन पे तो लग रहा है सब कुछ ये। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, अगर हम बात करेंगे तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा, हम क्या रख लेंगे, ओमेगा की जगह तो रख लेंगे 1 अपॉन रूट एल सी। एक रूट एल से एक एल कटेगा तो ऊपर बचेगा रूट एल। तो यहाँ पे ये हो गया, देखिए मैं यहाँ से रख लूँ एल अपॉन आर, तो ये है मेरे पास, और ओमेगा की जगह क्या रख लूंगा, 1 अपॉन रूट एल सी। तो एक एल से एल कटेगा तो ऊपर रूट बच जाएगा, तो ये बचेगा रूट एल अपॉन रूट सी। तो रूट एल अपॉन रूट सी इंटू क्या होगा, 1 अपॉन आर। तो क्वालिटी फैक्टर ये भी हो जाएगा, Q इक्वल टू होगा 1 अपॉन आर इंटू रूट एल अपॉन सी। ठीक है, ये फॉर्मूले रटने नहीं चाहिए, बस हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद होगा तो यहां से कभी भी बना सकते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम देख लीजिए, ये कह रहा है एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना 100 ओम, और ये के L है और ये के C है। इनके अक्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस वोल्टेज V2, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है V3, और ये एक सी सोर्स लगा दिया कितना 200 वोल्ट का, और ये क्या है एक अमीटर। ये कह रहा है इफ द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर B2 एंड BC आर इक्वल देन फाइंड आउट द V1 एंड
एमीटर रीडिंग, तो V1 बताना है। देखिए जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो VL और VC इक्वल हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट, एक अप होता है तो एक डाउन होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर नेट वोल्टेज इसी में तो आएगा। ये वोल्टेज कैंसिल हो गया होगा तो बस क्या हो जाएगा, अगर इस केस में V इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, VR के, क्योंकि VL और VC इक्वल हो गए, इक्वल होकर कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, तो बस क्या होगा, नेट V किससे आएगा, VR से, और नेट V है कितना 200, तो इसलिए VR कितना हो गया 200, तो वैल्यू आ गई 200। अब हमसे पूछ रहा है करंट, तो करंट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू हो जाएगी V अपॉन जेड, और V अपॉन जेड है कितना R, और V कितना है 200 और R कितना है 100, तो कितने वैल्यू आ गई, करंट आ गई 2 एम्पियर। आगे बात समझ में, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, जब VL अगर दोनों के वोल्टेज VL और VC क्या हो गए, सेम हो गए, तो उस केस में जो जेड है वो सिर्फ क्या होगा, जो करंट है वो सिर्फ क्या होगी, केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा, तो I इक्वल होगी V अपॉन R, और V कितना होगा 200, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस चला जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो नेट 200 अपॉन टोटल जेड जो हो जाएगा केवल सिर्फ R होगा। तो बस जेड देखना था हमें, तो जेड क्या होगा, जेड होता है जेड होगा R स्क्वायर प्लस होगा XL माइनस XC का स्क्वायर, ये पोर्शन हो गया जीरो, तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा R के, तो I इक्वल होगी V अपॉन R, और V टोटल कितनी थी 200, और R इसमें जेड कितना हो गया R, तो वो 2 एम्पियर। तो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, तो रीडिंग अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग देखें तो कितनी आएगी 200, और एमीटर की रीडिंग देखें तो कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। क्लियर होगी बात।